तो क्या इंटर्नशिप के बेसिस पे कोई ऐसा कनेक्शन हुआ है जिसकी आपने ज़िंदगी बदल दी? एक नहीं, मैं आपको 10 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, सारे नाम के साथ बता सकता हूँ। तो आपके लिए ग्रोथ का क्या मतलब है? बैंक बैलेंस या इंसानी कनेक्शन? आपने जो भी पैसा कमाया है वो आज नहीं कल खर्च होना ही होना है, पर आपने जितने रिलेशन बनाए हैं वो आज नहीं कल मल्टीफोल्ड होने ही होने हैं। सर, आजकल लोग सोशल मीडिया पर तो फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, पर असली मायने में रिश्ता जा रहा है। एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा गलत है। नेटवर्किंग में या रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती क्या कर जाते हैं? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पहले दिन से एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं कि मुझे ये मिल जाए, कि धोखा उसने एक बार दिया था, 4 बार तुमने खुद लिया था। तो इतनी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग कैसे आती है कि पैसा नहीं कमाना है, जबकि आज के टाइम पे इस एज कैटेगरी को अगर हम लोग लेते हैं, लोग जाते हैं पैसों के पीछे। तो फिर इतनी क्लैरिटी क्या जर्नी रही है आपकी? परमात्मा हर व्यक्ति को वो मौका देता है जो वो सोच ले। अब आपने ये तो सोच लिया मुझे 100 करोड़ कमाना, पर उस 100 करोड़ को कहाँ लगाना वो आपको पता ही नहीं है, तो 100 करोड़ क्यों आएगा? आज के टाइम पे लोग जहाँ फायदे के लिए रिश्ता बना के रखते हैं, वहाँ पे ट्रस्ट कैसे कायम रखते हैं हम लोगों के साथ? यदि आपको अंतिम यात्रा में 4 लोग नहीं मिले तो 5 लाख फॉलोअर का क्या फायदा? हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। तो आज ना हम जिनसे बात करने वाले हैं उनको बैकबोन कह सकते हो आप। पता नहीं कितने लोगों के करियर को इन्होंने बनाया है, उठाया है। तो आज हम मिलेंगे चित्रेश जी से। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीता जी, और बहुत दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब आपके साथ एक गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा, कब मुझे आपके मंच पे आके बात करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया। ठीक है सर, तो आपके लिए सफलता का मतलब क्या होता है? जब आपको जो भी काम कर रहे हो उस काम में आनंद की फील आने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हैं। एक रिक्शा चलाने वाला यदि उसकी जीवन में सोच है कि उसको 500 रुपये प्रतिदिन कमाना है, तो जिस दिन 520 रुपये कमा लेता ना, तो बोलता आज मैं सफल हो गया, मैंने 520 रुपये कमा लिए। एक फैक्ट्री चलाने वाला, उसका मान लीजिए सफलता का पैमाना है कि उसको 100 टन माल बनाना है, तो जिस दिन 102 टन बना लेता है उस खुश हो जाता है कि आज मैं बड़ा सफल हो गया। तो सफलता हर व्यक्ति के हिसाब से अलग है। मुझे लगता है कि जब मैं पीस ऑफ माइंड से अपने परिवार के साथ अपनी मन मर्जी का समय बिता सकूं, तब मैं सफल हूं। मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं अपने परिवार के लिए 4 दिन 5 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा उनके साथ समय बिताने के लिए निकाल लूं, तो मैं सफल हूं। तो व्यक्ति के हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से, उसकी परवरिश के हिसाब से सबके चेंज होते हैं। मेरे मन में यह है कि यदि मैंने अपने जीवन में हर महीने 5-10 दिन अपने परिवार को एकदम टेंशन फ्री होके दे दिए तो मैं बड़ा सफल हूँ। ठीक है, तो फिर इस हिसाब से तो मैं आपको सफल मानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा आप पैसों के पीछे नहीं, लोगों के पीछे जाते हैं। आप अपने परिवार के पास ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा समय बिता पाते हैं। तो वो क्या चीज़ मोटिवेट करता है कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, परिवार चाहिए या दोस्त चाहिए या जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहना है? देखिए सुप्रीता जी, जीवन में हर व्यक्ति, आप, मैं, जो भी संसार में मनुष्य रूप में हैं, उन सबकी सबसे बड़ी खुशी अपने लोगों के साथ ही होती है। उनको ये लगता है कि मैं पैसा कमा के खुश हो जाऊंगा, पर पैसा कमाने के बाद वो खुशी लाने के लिए वो उस परिवार ही ढूंढते हैं। तो यदि मैं सीधे परिवार को ही समय दे पा रहा हूँ और बाकी के बीच की चीज़ें नहीं भी कर पा रहा हूँ, तो मैं खुश हूँ। आज आप किसी से ही पूछोगे तुम्हारे जीवन का अल्टीमेट एम क्या है, तो वो बोलता है कि मैं एक एक्स अमाउंट, मान लीजिए किसी की 100 करोड़ कमाने की तमन्ना है, तो बोलता है मैं 100 करोड़ कमा लूँ, फिर किसी गांव में जाऊंगा, बढ़िया एक ज़मीन खरीदूंगा, खेती किसानी करूंगा और अपने परिवार के साथ सुकून से समय बिताऊंगा। ऐसा कहते हुए आपने अधिकांश लोगों को सुना होगा। तो यदि आप 100 करोड़ कमाए बिना भी वही चीज़ कर पा रहे हैं तो भी आप सफल ही हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप परिवार को समय नहीं दे रहे तो आप पैसे किसके लिए कमा रहे हो? यदि आपने कमा लिया और आपके कोई अपना ही नहीं है तो उस पैसे का कहाँ उपयोग करोगे? खाना तो आपने दाल रोटी है, तो कितना भी कमाओ, कमाते किसके लिए हम? आज आप और मैं यदि दिन रात मेहनत करते हैं तो हम इसलिए करते हैं ना कि हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाए, उनके अच्छे स्कूल में एजुकेशन हो जाए। तो वो कौन है? वो तो परिवार ही है ना। तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति के जीवन का गोल यही है कि वो अपने परिवार को खुश रख सके और उनके साथ खुश रह सके। तो पैसा सबको कमाना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पैसे के बिना कोई भी काम नहीं होते, सब बातें सच हैं। पर पैसा कमाने के बाद परिवार को समय देना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन, यदि आपकी उम्र 30, 35, 40 साल हो गई है
और आपको अपने जीवन में इस बात का आभास हो जाए कि आपके जीवन में कितना पैसा इनफ है, यार इतना पैसा यदि मैंने एक बार बना लिया तो अब मेरा जीवन बड़ा सुकून से कट सकता है, उसके बाद पैसे का मोह अपने आप कम हो जाता है और वो एक माइलस्टोन बन जाता है ना कि मेरे लिए ये चीज़ें हो गई हैं, अब मुझे केवल सुकून चाहिए। जिस दिन आप उस फेज में आ जाते हैं फिर आपका पैसे कमाने को लेके मोह खत्म हो जाता है, और जिस दिन पैसा कमाने को लेके मोह खत्म होता है उस दिन आप दौलत अट्रैक्ट करने लगते हो, क्योंकि सारी जितनी भी वेल्थ है वो क्रिएट यहीं से होती है, और यहाँ से वो तब क्रिएट होती है जब यहाँ पे हैप्पीनेस होती है। तो जब दिमाग के अंदर, मन के अंदर, दिल के अंदर सुकून, हैप्पीनेस आता है ना, तो धन दौलत अपने आप अट्रैक्ट होके आती है, फिर आपको कमाने नहीं जाना पड़ता है, दौलत चल के आपके पास आती है। सर बहुत ही अच्छा लगा सुन के। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या जर्नी रही है कि इतने कम एज में, मतलब आपकी एज भी ज़्यादा नहीं है, तो इतनी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग कैसे आती है कि पैसा नहीं कमाना है, जबकि आज के टाइम पे इस एज कैटेगरी को अगर हम लोग लेते हैं, लोग जाते हैं पैसों के पीछे, तो फिर इतनी क्लैरिटी, क्या जर्नी रही है आपकी? मुझे ऐसा लगता है सुप्रीता जी, पैसा नहीं कमाना ऐसा नहीं है मेरा सोचना। मेरा सोचना है लोग ज़्यादा कमाना। जब लोग ज़्यादा कमा लोगे ना तो पैसा कमाने नहीं जाना पड़ेगा, पैसा आता है। बिजनेस, जॉब, जिस भी प्रोफेशन की हम बात करें, हर जगह पैसे आने का रिसोर्स तो लोग ही है ना। पैसा कहाँ से आता है? लोगों से ही आता है ना। तो जब आप लोग कमाना शुरू कर देते हो तो जो पैसा एक आदमी विशेष से आना चाहिए वो एक नेटवर्क से आना शुरू हो जाता है, और जब वो नेटवर्क से पैसा आता है ना तो आपको पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पैसा आ रहा है। तो जब आप वो इस सुकून समझ जाते हो ना कि यार किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करके या किसी दूसरे को खुश करके जो अपने को आंतरिक खुशी होती है वो शायद पैसों से बनाई ही नहीं जा सकती। तो अल्टीमेटली गेम क्या है? खुशी है ना। अल्टीमेटली हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो हैप्पीनेस फील करे। तो यदि आप किसी और के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हो और आपको खुशी मिल रही है तो आप देखो परमात्मा अपने आप आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर देता है। तो मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में बहुत सारी मिस्टेक की, उन मिस्टेक से बहुत सारे रिलेशन खोए। तो जो वो रिलेशन खोने का दुख रहा, वो जो रिलेशन खोने का गम रहा, उसके कारण ही आज मैं शायद थोड़ा मैच्योर हो पाया हूँ कि मुझे लगता है कि अब रिलेशन बचाओ, क्योंकि रिलेशन बने रहेंगे, रिलेशन बचे रहेंगे तो पैसा कमाने आपको नहीं जाना पड़ेगा। जिसके साथ रिलेशन है ना उसके मन में चिंता होती है कि यार इस आदमी के लिए कुछ करो, इसको बड़ा बनाओ, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये सब लोगों के लिए हेल्प कर रहा है, तो इसके लिए कुछ कुछ करो, इसको जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए हेल्प करो। तो जब आपके लिए, जैसे आज आप सोचते हैं, हमारे सागर भैया सोचते हैं, अनुराग भैया सोचते हैं, संजय भैया सोचते हैं, आशीष भैया सोचते हैं, तो जब मेरे इतने सारे बड़े भाई लोग मेरे लिए चिंता करते हैं कि यार इसको बड़ा बनाना है, तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आपने बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लिया है, पर यूं ही मैंने आपको बैकबोन नहीं कहा है। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे चेहरे और लोगों के पीछे आपका हाथ है, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप उनमें क्या देख पाते हैं, वो पोटेंशियल क्या होता है, वो कुछ चीज़ें जो वो खुद भी डिस्कवर नहीं कर पाते अपने बारे में और आपको वो दिख जाता है। इतने अच्छे ऑब्जर्वर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल सुप्रीता जी, और बहुत गहरा सवाल है। देखिए, जब भी किसी से अपन मिलते हैं तो उसके साथ जब थोड़ा देर बातचीत होती है, डिस्कशन होती है, तो कुछ लोग मिलते हैं जो हर नई मीटिंग में नए सब्जेक्ट पे बात करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हर मीटिंग में एक ही सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो जब वो एक ही सब्जेक्ट पे बात करने वाला व्यक्ति मिलता है ना, तो पहला मैसेज तो ये जाता है कि यार ये अपने इस प्रोफेशन को लेके 100% फोकस्ड है, 100% सिंसियर है, और इसके मन में इसके अलावा कोई ख्याल है ही नहीं। तो मैं सबसे पहली चीज़ ये ढूंढता हूँ कि यार ये एक सब्जेक्ट पे बात कर रहा है या अलग अलग बिजनेस आइडिया पे बात करता है। कुछ लोगों को मैं 10-10 साल से जानता हूँ, वो हर बार मिलते हैं और कुछ नया बिजनेस की बात करते हैं। तो वो 10 साल पहले भी वहीं थे, 10 साल पहले भी मान लीजिए वो i20 चला रहे थे तो आज भी i20 चला रहे हैं, और 10 साल में उनके जीवन में कोई बड़ी तरक्की नहीं है, क्योंकि वो हर 4 दिन में नई चीज़ें सोचते हैं। और मैं भी ऐसा ही था। मैं भी जब फोकस्ड नहीं था तो मैं हर महीने, हर 2 महीने, हर 4 महीने, हर 1 साल, 2 साल, 5 साल में नई नई चीज़ें करने की प्रयास करता था। तो नई चीज़ें करना गलत नहीं है, पर पहले एक को बिल्ड करो फिर दूसरा बिल्ड करो। मतलब जब कोई मुझसे बोलता है कि मुझे बिजनेस में 4 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मैं उससे बोलता हूँ 4 प्रोडक्ट ज़रूर बनाना, पर पहले पार्ले जी बन जाओ।
मतलब पहले एक चीज को बिल्ड करो, जब आपका पार्ले जी इतना बड़ा बन जाए ना, मतलब वो ब्रांड इतना बड़ा बन जाए, फिर आप उसमें हाइड एंड सीक भी बना दो, फिर आप उसमें मोनाको भी बना दो, फिर उसमें आप क्रैक जैक भी बना दो, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं फिर, क्योंकि अब ब्रांड नेम है। जैसे आज हम हमारे बीच की बात करें, जैसे हमारे आपके और मेरे दोनों के बीच के जो कनेक्टर हैं सागर जी, आज सागर जी ने अपना ब्रांड बना दिया। अब वो उस ब्रांड नेम से 1000 प्रोडक्ट भी बनाएंगे ना, तो 1000 प्रोडक्ट बिकेंगे। अब वो चाहे तो अपने कपड़े का ब्रांड लॉन्च कर दें, अब वो चाहे तो अपने परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर दें, अब वो चाहे तो अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू कर दें। मतलब आज वो अपने ब्रांड नेम से 100 काम भी शुरू करेंगी ना, तो 100 की 100 कंपनियां चलेंगी। क्योंकि कंपनी चलाने के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है, पीछे ब्रांड होना, वो बन चुका है। अब यदि वो पहले दिन सोचते कि मैं ये भी करूं, 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 तो शायद आज वो वहां पहुंचते ही नहीं जहां पहुंच गए। तो जैसे आपने पूछा कि क्या देखते हैं, तो जब मैं आज से 4 साल 5 साल पहले सागर जी से जब हमारी पहली मुलाकातें हुई थी, तो मेरी जब जब उनसे बात हुई, तब तब मुझे उनके अंदर कंटेंट का पैशन दिखता था। वो हर बार कंटेंट को लेके जब बात करते थे, और मैंने उनके बहुत सारे वीडियो देखे थे, तो मुझे उनके वीडियो बनाने में जो पैशन, एनर्जी एक कंटेंट क्रिएटर में होती थी, होनी चाहिए, वो उनमें फील होती थी जब वो बात करते थे और जब वो सवाल पूछते थे। मुझे सबसे अच्छी बात सागर जी में ये लगती है कि जब उनके साथ कोई बैठता है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लिसनर एवर आई हैड मेट। मतलब मैं जितने लोगों से मिला हूं, यदि मैं बोलूं मैं टॉप के 5 लिसनर्स किसी को जानता हूं, तो उन 5 में सागर जी का नंबर 100% आता है। जब जब उनके साथ बात करता हूं, वो इतनी गहराई से बातों को सुनते हैं, तभी वो इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। तो जब मेरी सागर जी की इनिशियली मुलाकात जब हुई, तो मैं सागर जी से बोलता था, भैया आप कुछ मत करो, केवल कंटेंट पे काम करो, कुछ मत करो, केवल कंटेंट पे बात करो। एक ही बात करता था, क्योंकि वो उनके अंदर वो चीजें दिखती थी। तो जो आप बोला ना कि फर्स्ट टाइम में क्या ऑब्जर्वेशन होता है, तो मुझे लगता है जिस व्यक्ति के जीवन में एक ही फोकस होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही काम करने का जुनून होता है, तो उससे आप एक बार मिलो तो भी वो वही बात करता है, 10 बार मिलो तो भी वो वही बात करेगा, उसके अलग अलग पैमाने पे बात करेगा, पर उसका सब्जेक्ट उसी के इर्द गिर्द होगा। तो जिसको आजकल फैशनेबल शब्द हमने बना दिया पैशन, कि वो पैशन, तो मैं देखता हूं कि उसमें सच में उस काम को लेके सच्चाई से काम करने की शिद्दत है कि नहीं, फोकस है कि नहीं। जब ये चीज़ उसमें दिखती है ना, फिर उसके साथ मिलके काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, मैं 10 चीज़ें देखता ही नहीं हूँ। मैं ये बस देखता हूँ कि क्या ये अपने प्रोफेशन को लेके सच में पैशनेट है। जैसे अभी हमारे अमितांशु भाई से हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू होने के पहले, तो जब मैं उससे पूछ रहा था ना कि अमितांशु तुमने ये फ्रेम कैसे किया, तो जब वो बात कर रहा था ना, तो उसकी बात में आपने महसूस किया होगा कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, अपने बिजनेस की समझ, अपने प्रोडक्ट की समझ एकदम डिटेल में थी। उसने केवल ये नहीं बोला कि भैया एक चीज खरीद ली, उसने मुझे वो प्रोडक्ट भी दिखाया, उसके नाम भी बताया कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। इससे पता चलता है कि उसको अपने फील्ड की कितनी गहरी नॉलेज है। कभी भी उससे कोई भी बात करो, वो कैमरे पे ही आ जाता है, वो शूट पे ही आ जाता है, वो एडिट पे ही आ जाता है, वो कलर ग्रेडिंग पे ही आ जाता है। तो ये बताता है कि उसको अपने बिजनेस को लेके कितना ज्यादा गहराई से नॉलेज है और कितना पैशनेट है उस काम के लिए। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति में यदि वो पैशन आ जाए, वो जिद आ जाए, वो सीखने की ललक आ जाए, तो उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर ऐसे नहीं है कि मतलब किसी एक चीज़ पे फोकस आने के लिए हमें थोड़ा ट्रायल, हिट एंड ट्रायल वाला चीज़ है कि हम 2-3 चीज़ें ट्राई करें फिर एक चीज़ में फोकस्ड रहें। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज मान लीजिए मैं जो भी प्रोफेशन में हूँ, तो इस प्रोफेशन में आने के पहले मैंने 10 बार चीजें चेंज की हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि मैंने चेंज नहीं किया, मैंने इसके पहले 10 बिजनेस किए हैं। पर जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि अब मैं यही काम सबसे बेस्ट कर सकता हूँ, फिर उस काम में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। फिर जब मुझे लगा यार अब इससे भी बेस्ट मैं ये कर सकता हूँ, फिर मैंने उसमें अपना सब कुछ लगा दिया। तो जब तक आपको पता नहीं चल रहा है, तब तक तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। आपको अलग अलग फील्ड पे जाके समय बिताना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कहीं मौका लगे तो इंटर्नशिप भी करो, कहीं मौका लगे तो फ्री में भी काम करो। मैंने अपने करियर की शुरुआत में कई साल लोगों के लिए फ्री में काम किया, क्योंकि मुझे सीखने की भूख थी, मुझे बिजनेस की भूख थी। तो मुझे लगता था मैं अपने फैमिली बिजनेस में शायद वो ना सीख पाऊं जो मैं बाहर सीखूं,
क्योंकि अपने फैमिली बिजनेस में मैं मालिक का लड़का हुआ करता था। तो मेरे यहाँ काम करने वाले लोग मेरे नौकर या मेरे कारीगर या मेरे नीचे वाले हुआ करते थे, तो वो हमेशा मुझे डर डर के सिखाते थे। उनको लगता था यार मालिक का लड़का है, इसको कुछ बोल दिया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, समथिंग लाइक दैट। पर जब मैं अनजान लोगों के साथ काम करना शुरू किया तब वो मुझे डांट भी देते थे, मुझे बुरा भला भी बोल देते थे। तो मुझे लगता मैंने नए अनजान लोगों से ज़्यादा सीखा बजाय अपनी दुकान में। और मैंने अपनी दुकान में भी जो मेरे चाचा जी लोग थे वो सब बड़े स्ट्रिक्ट थे, सिखाने के मामले में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। पर जब मैं उनके अंडर काम करने वाले लोगों के पास सीखता था तो डर डर के सिखाते थे। तो जब भी आप फोकस, जब तक आपको पता ना चले कि आप किस में स्ट्रेंथ आपकी है, क्या बहुत अच्छा कर सकते हो, तब तक तो आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। पर जब मल्टीपल चीज़ें ट्राई करने के बाद आपको एहसास हो जाए कि यार इस काम के लिए आप बहुत अच्छे हो, फिर आपको पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी, सब कुछ ऑल इन हो जाना चाहिए उस गेम में। ये प्रश्न मेरा उन्हीं लोगों के लिए था जो ये देख रहे हैं और जो करना चाहते हैं कि उनके पास टैलेंट है, उन्होंने अपना नीश ढूंढ लिया है, पर फिर भी कुछ चीज़ें उन्हें रोकी रहती है क्योंकि सबके पास चित्रेश भैया नहीं हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या 3 चीज़ें, मतलब 3 टिप्स आप देना चाहोगे कि वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है सुप्रीता जी। और मैं बताऊं कि हर व्यक्ति के जीवन में चित्रेश हो सकता है, बस उनको है ना, उसको वो ढूंढने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मेरा भतीजा, आपका बेटा सक्षम है। मान लीजिए सक्षम एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हो, है ना, तो यदि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है ना, और वो ये बोलना लोगों से शुरू करेगा ना कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो उससे मिलने जुलने वाले जो लोग आते हैं ना, उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो उसको किसी एस्ट्रोनॉट से कनेक्ट करवा देगा। तो हमारे जो यूथ हैं, जो जनरेशन है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बोलते नहीं है। जब वो यूनिवर्स से बोलना शुरू करते हैं ना, यूनिवर्स बोल लीजिए या एक एनर्जी बोल लीजिए या परमात्मा बोल लीजिए, भगवान बोल लीजिए, खुदा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, आप उसको जब ये मैसेज देना शुरू करते हो ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के मिल जाती। जैसे मान लीजिए आपको पॉडकास्ट की जर्नी शुरू करनी थी, आपने बोलना शुरू किया तो देखिए गेस्ट भी आना शुरू हो गए, लाइन लग गई गेस्टों की, सारा काम शुरू हो गया, है ना। यदि आप ये अपनी इच्छा बाहर ही नहीं निकालते तो कैसे होता? तो सबसे पहला चीज है कि आप परमात्मा से वो चीज मांगो, खुल के मांगो कि यार मुझे ये काम करना है। तो फिर आपको कोई ना कोई चित्रेश जरूर मिल जाएगा जीवन में जो आपकी उंगली पकड़ के आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में हेल्प कर देगा। चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो या गौतम अडानी हो या टाटा हो या बिरला हो, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने उंगली पकड़ के उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए होंगे। जैसे आपने महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी होगी, उसमें जो उनको टीटी की जॉब पे लगाते हैं, जो उनको टेस्ट करते हैं, बॉलिंग करके उसकी बैटिंग चेक करते हैं, तो उन्होंने उसको हेल्प की। फिर जो कोच उनको सिखाते थे, उन्होंने उसकी हेल्प की। कोच के पास वो गया था फुटबॉल सीखने पर, उनको लगा कि यार ये बहुत अच्छी कीपिंग करेगा, तो उन्होंने उसको कीपर बना दिया। उसको फुटबॉल सीखने की भूख थी, पर दूसरे व्यक्ति को क्या लगा कि नहीं यार ये तो क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता है, ये बहुत अच्छे कैच पकड़ता है। तो जब आप बाहर निकल के ढूंढना शुरू करते हैं ना, तो अपने आप लोग मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज है मांगना शुरू करो परमात्मा से। ऐसा नहीं कि आप खाली प्रार्थना करो, उसके लिए एक्शन लो। तो पहला ख्वाहिश जाहिर करो, फिर एक्शन लो। अब लोग बोलते हैं मेरे पास तो कोई रिसोर्स नहीं, मैं कैसे एक्शन लूं? भाई कहीं पे भी घर से बाहर निकलो और लोगों को बोलो मैं आपके लिए 3 महीने फ्री में काम करना चाहता हूं। यदि आज अपने ऑफिस में कोई आए बोले मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मुझे थोड़ी वीडियो एडिटिंग सिखा दो, मैं आपके ऑफिस के छोटे छोटे काम करूंगा, तो क्या आप ना कहोगे उसको? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। मतलब एक उनको बार्टर टाइप से हो गया, एक चीज़ कर रहे हैं और एक चीज़ सीख रहे हैं। वो बोले मैं आपके ऑफिस के सारे छोटे मोटे काम कर दूंगा, आप मुझे एडिटिंग सिखवा दो, है ना, तो आप कहोगे ठीक है सिखा देते हैं। तो लोग आज जो हमारी यूथ है, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उनको लगता है कि बस अब मैंने MBA कर लिया और मुझे कल ही रेड कारपेट वाली जॉब मिल जाए। तो आज यदि 1.5 लाख 2 लाख, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आज मान लीजिए पूरे देश में हर साल 15 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या 15 लाख जॉब उनके लिए तुरंत तैयार हैं? जो कोर्स हम आज से 50 साल पहले से सीख रहे हैं, जैसे BA है, BCom है, ये उस समय बहुत अच्छे कोर्स हुआ करते थे, पर आज के लिए वो कोर्स केवल काम के नहीं है,
आज आप स्किल्स पे काम करोगे तो काम होगा। आज हमारे बीच में ऐसे 100 से ज्यादा बच्चे हैं जो 18, 19, 20 साल के हैं। किसी को वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, कोई एआई पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट राइटिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई कॉपी राइटिंग पे बहुत अच्छी काम कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, और वो 20-20 साल के लड़के 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने के। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज के ट्रेंड के हिसाब से अपनी लर्निंग की। तो एक, सबसे पहले आप मांगना शुरू करो। दूसरा, कहीं पे भी मौका मिले इंटर्नशिप करने का, भले आपको 6 महीने फ्री में इंटर्नशिप करने का मौका मिले, आप इंटर्नशिप करो। क्योंकि जब आप स्कूल कॉलेज में होते हो तो रियल लाइफ नहीं जीते हो। जब आप बाहर निकलते हो और दुनिया के साथ संपर्क करते हो डायरेक्ट, तब आपको पता चलता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये सीखना है, ये नहीं सीखना है। तो दूसरी चीज है कि आप बाहर निकलो, एक्शन लो। और तीसरी चीज है कि एक बार एक्शन लेना शुरू करो, फिर उसमें अपने बिलीफ सिस्टम को बनाओ कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूं। 10 में से 9 लोगों को खुद पे बिलीफ ही नहीं है कि वो कर सकते हैं। मतलब वो कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूं सुप्रीता जी, ऐसे सैकड़ों लोगों से मिला हूं जिनको ये लगता ही नहीं था कि वो कर सकते हैं, और बाद में उन्होंने बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए। केवल उनको एक आदमी ने जाके धक्का दिया कि कर भाई, तू इसी काम के लिए बना है, और फिर बाद में वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। तो जब तक वो बिलीफ ना आए ना लोगों को, तब तक चीजें नहीं होती हैं। तो वो बिलीफ लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक्शन लोगे, काम करोगे, तब दूसरे व्यक्ति आपको इवैल्यूएट करके बताएंगे कि तुम इस काम में अच्छे हो भाई। फिर तुम्हारा धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम बनता है। बिलीफ कैसे बनेगा? जब 10 लोग सर्टिफाई कर देंगे आपको। मान लीजिए, फिर से मैं अमितांशु का एग्जाम्पल ले, तो अमितांशु रिकॉर्डिंग करता है, शूट बहुत अच्छा करता है, एडिट बहुत अच्छा करता है। तो जब 10 लोग आके उसको वैलिडेट करते हैं ना कि यार अमितांशु तुमने बहुत अच्छा शूट किया, तुमने बहुत अच्छा एडिट किया, तो उसको बिलीफ होता है ना कि यार मैं एडिटिंग में अच्छा हूं, मैं शूट में अच्छा हूं। कैसे बिलीफ आएगा? प्रेजिंग से। वो बिलीफ लेने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं, मैं ABC फॉर्मूला बोलता हूं इसको, उल्टा वाला, कि पहले कंसीव करो, सोच लो कि मुझे ये चीज करनी है, फिर बिलीव करो, फिर एक्शन ले लो। जब तीनों चीजें करोगे, एक्शन लेने के बाद लोग सर्टिफाई करेंगे, फिर आपका बिलीफ और बढ़ेगा। जब बिलीफ और बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप हक से मांग पाओगे। अब कोई बच्चा 3 महीने आपके इंटर्नशिप करे और वो अच्छी एडिटिंग करने लगे, अब वो बोले कि भैया मैंने सीख लिया, अब मैं कहीं जा रहा हूं, तो क्या आप उसको जाने दोगे? नहीं। आप क्या बोलोगे? क्या तूने यहीं सीखा है, बता कितनी सैलरी चाहिए? यही बोलोगे ना कि नहीं बोलोगे? बोलूंगी। अब जब वो बोलेगा कि यार मुझे 25,000 सैलरी चाहिए, और आपको लगेगा कि यार ये तो 25,000 का काम कर लेता है, तो आप 100% उसको अपने पास हायर कर लोगे। क्योंकि आपको क्या लगेगा, यार 3 महीने से इसकी मेरी बॉन्डिंग बन गई है, मेरी भाषा समझ पा रहा है, ये मेरे काम करने का तरीका समझ पा रहा है, इसको पता है मेरे को कैसी एडिटिंग पसंद है। तो एक नए आदमी को लाके 3 महीने 2 महीने खराब करके, अच्छा है कि मैं इसको ही अपने पास हायर कर लूँ। ट्रस्ट डेवलप हो। वो 5-10 हज़ार ज्यादा भी आपसे लेगा ना, तो भी आप उसके साथ ही काम करना पसंद करोगे। Am I right or wrong? तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। जो 3 चीजें आपने पूछी ना, एकदम सिंपल है कि आप परमात्मा से मांगो, मतलब कंसीव करो उस विचार को, उसके बाद बिलीव करो, एक्शन लो, और फिर उस एक्शन को प्रूफ करने के लिए काम करते रहो, करते रहो, करते रहो। लोग बोलेंगे, आपका अपने आप बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा। जैसे बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, आप अपने आप को एलिवेटेड मोड में फील करने लगोगे, और फिर आपका कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। लोग ग्राउंड लेवल की घिसाई से ही भागते हैं, Exactly. करते हैं। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारे अपब्रिंगिंग की। हमारे अपब्रिंगिंग की मतलब हम दोनों की भी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हम लोग क्या बचपन से डालते हैं, बेटा अच्छा पढ़ लो, तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। बस बेटा ग्रेजुएट हो जाओ, तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। बस बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो बचपन से उसके मन में क्या है कि अब मैंने पढ़ाई कर ली है ना, अब मेरे सारे चैलेंज खत्म। रियल चैलेंज पढ़ाई करने के बाद ही शुरू होते हैं। तो हम उनको बचपन से प्रिपेयर ही नहीं करते। हम शॉर्ट टर्म क्या करते हैं कि अच्छा पढ़ ले, इसलिए इसको ये वाली बात दिमाग में डाल दो, इंजेक्शन लगा दो कि अच्छा पढ़ लो, तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाएगी। यदि हम बचपन से उनको बताएं कि बेटा पढ़ाई तो करो ही करो, पर रियल चैलेंज पढ़ाई के बाद शुरू होते हैं, इसलिए आज से प्रिपेयर रहना, तो ना डिप्रेशन आएगा, ना सुसाइड होंगी, ना ये फालतू की जो आजकल लोग बोलते हैं ना कि मेरा बेटा कमरे से बाहर नहीं निकलता, कुछ नहीं होगा। उसको आपने दुनिया से लड़ने के लिए मोटिवेट ही नहीं रखा था, उसको आपने अवेयर ही नहीं किया था। जब आप बचपन से उसको अवेयर रखोगे,
हमारे भारत देश में पहले क्या होता था, राजा के लड़के को पता होता था कि किसी भी दिन मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ेगा, मैं राजा का लड़का हूँ, मुझे सेना के साथ जाके कदम से कदम मिला के लड़ाई करनी पड़ेगी। तो आप बताओ पुराने कितने ऐसे राजा हैं जिन्होंने डिप्रेशन में मौत लड़ी हो, वो रणभूमि में शहीद हुए होंगे पर वो डिप्रेशन में नहीं मरे, क्योंकि बचपन से वो देखते थे कि यदि मैं राजा हूं तो मुझे बड़े होके ये काम करना है। यदि कोई सुनार का लड़का होता तो बचपन से देखता था कि मेरे पापा सोने चांदी का काम कर रहे हैं, बड़े होके मुझे ये काम करना है। कोई टेलर होता था तो उसको पता होता था कि मेरे पापा टेलर हैं, मुझे बड़े होके ये काम करना है। तो क्योंकि उसको दुनिया के चैलेंजेस बचपन से देखे हुए होते थे तो उसको पता होता था। अभी थोड़ी देर पहले मैं और शिखा जी कुछ बात कर रहे थे तो शिखा जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि हम ऐसी जनरेशन है कि हम अपने माँ बाप से भी डरते थे और हम अपने बच्चों से भी डरते हैं। हम अपने माँ बाप से भी डरते थे और आज बच्चों से भी डर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब सही तरीके से बच्चों की इस चीज को लेके ट्यूनिंग की जाए ना, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि अधिकांश बच्चे उस स्ट्रगल के बाद उसके लिए तैयार रहेंगे। मतलब बचपन में ये बात बोली जाए ना कि भाई पढ़ाई कर लिए, पढ़ाई के बाद इंटर्नशिप करनी ही चाहिए, इंटर्नशिप करने के आप उसको फायदे बताओ कि बेटा तुम 1 साल कहीं फ्री में काम करो, इंटर्नशिप करो, तो उससे तुम्हें दुनिया सीखने मिलेगी, दुनिया जानने मिलेगी, दुनिया के चैलेंजेस पता चलेंगे। जब आप ये पहले मिनट से उसको समझाओगे और बार बार ये चीजें उसके दिमाग में डालोगे तो अधिकांश उम्मीद है कि वो कॉलेज खत्म होने के बाद इंटर्नशिप कहीं ना कहीं करेगा। आज की कंडीशनिंग ही ऐसी हो गई, हम ओवर प्रोटेक्टिव और शेल में रखते हैं, क्योंकि हमने देखा है ना कि हम पढ़ लिख लिए हैं और ये काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे और आगे जाएं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उनको भी वही ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें ज़ीरो से ही शुरू होगी। जो आपने बात बोली ना ओवर प्रोटेक्टिव की, अब आप एक बात बताइए, इस कमरे में ये पौधे मान लीजिए असली पौधे लगे हों और इस पे कभी धूप ही ना आए तो क्या ये बड़ा होगा? नहीं, कुछ दिन सरवाइव करेगा फिर चला जाएगा। जब तक ये कड़ी धूप का सामना नहीं करेगा ना ये पेड़ बनेगा ही नहीं। यदि आप अपने बच्चे को वट वृक्ष बनाना चाहते हो तो आपको उसको कड़ी धूप देनी पड़ेगी, आपको उसको तूफानों से लड़ने के लिए खड़ा रखना पड़ेगा, आपको उसको बाढ़ सहन करने की शक्ति देनी पड़ेगी, तब वो वृक्ष बनता है। यदि कोई बाहर ही नहीं निकला, घर से बाहर ही नहीं निकला, दुनिया को फेस ही नहीं किया, फिर अपन उसको अचानक दुनिया में भेज देते हैं और फिर जब वो लोगों से बात नहीं कर पाता, डरता है, तो हम बोलते हैं हमारा बेटा बड़ा शाय है। तो मुझे लगता है कि हम उनके लिए ज़रूर कंफर्ट दें, पर कंफर्ट देने के साथ साथ दुनियादारी भी सिखाते चलें, चैलेंजेस फेस करना भी सिखाते चलें। उनको बचपन से बोले कि भाई इंटर्नशिप करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, उससे आप सीखते हो। जब ये चीज़ आप उनको बताओगे तो 100% वो उस चीज़ को करेंगे। आज जैसे मैं जब 4th क्लास में पढ़ता था तो मेरे चाचा जी पापा जी लोगों के लिए खाना लेके मैं दुकान जाता था, तो जब उनके लिए दुकान खाने लेके जाता था तो मैं देखता था कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। तो मेरे बचपन से दिमाग में था कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, बड़ा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो सामने आंखों से देख रहे हैं तो वो भी मेहनत करेंगे। मैं बोलता हूँ हर पेरेंट को जब बच्चा इस योग्य हो जाए 10-12 साल का कि वो थोड़ा बहुत समझदार हो जाए, तो हर पेरेंट को अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहिए, अपने वर्क स्टेशन पे जहाँ वो काम कर रहा है, चाहे नौकरी कर रहा हो चाहे बिजनेस कर रहा हो, और कुछ दिन साथ में रखना चाहिए। आप देखो सिंधियों के बच्चों को, मारवाड़ियों के बच्चों को, इनको मुझे तो लगता है पेट से सीख के आते हैं, पेट से सीख के नहीं आते हैं। ये उस परिवेश में रहते हैं ना, उनके पापा दुकान ले जाते हैं, दुकान पे बैठा देंगे, थोड़ी देर काम कर, बोरे उठवा देंगे, चल बोरे उठा, चल ये कर वो कर, तो देखो वो कितने अच्छे अच्छे बिजनेस बिल्ड करते हैं। क्या फर्क है? केवल अच्छा ऐसा तो नहीं कि उनको कंफर्ट नहीं दे रहे हैं या उनको एसी नहीं मिल रहा है या उनको कार नहीं मिल रही, इस सबके साथ वो जिंदगी भी सिखा रहे हैं। तो जिंदगी सीखना सबसे जरूरी है। मतलब आपने पढ़ाई करवाई, बहुत अच्छा किया, पर पढ़ाई के बाद जो रियल चैलेंज वो फेस करेंगे, यदि वो 11-12 साल की उम्र से उसका थोड़ा थोड़ा डोज मिलता रहे उनको, तो जब बड़ा चैलेंज कभी आएगा ना तो उनको घबराहट नहीं होगी, उनको डर नहीं लगेगा, उनको चैलेंज नहीं आएगा।
बुकिश नॉलेज जरूरी है, पर स्किलफुल लाइफ होनी चाहिए। एग्जैक्टली स्किल भी चाहिए हमें और अपनी चैलेंजेस life फेस होने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। में। जब अब फिर से मैं पुराने राजा महाराजाओं की, या पुराने राजा महाराज छोड़ दीजिए, हम आज मिलिट्री की बात करते हैं। मिलिट्री में जो भी व्यक्ति जाता है उसका बॉस उसको शांति से बैठने नहीं देता है। क्यों नहीं बैठने देता? वो फुल टाइम कोई काम नहीं होता ना तो बोलता है ये घास साफ करो, ये यहाँ के पत्थर उठा के वहां डाल दो, यहाँ रोड बना दो, ये करो वो करो। पूरे टाइम एक्टिव रखते हैं क्योंकि उनको पता है कभी भी लड़ाई के मैदान में जाना पड़ सकता है। तो अब एक बात बताइए, कोई मिलिट्री ट्रेंड आदमी और 1 साल से वो खाली पड़ा है, खा पी रहा है और सो रहा है, और उसको अचानक लड़ने भेज दो, क्या उसकी बॉडी एक्टिव रहेगी? नहीं। जब वो छोटे छोटे चैलेंजेस प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपस में लड़ाई करके प्रैक्टिस करते हैं, बुलेट से शूट करना प्रैक्टिस करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, वो खेलते रहते हैं। इसलिए करते हैं वो सब क्योंकि कभी भी यदि युद्ध के मैदान में जाएं तो वो हमेशा एक्टिव रहें, तैयार रहें। तो अपने सामने जो चीजें हो रही उससे सीख सकते हैं। अब किसी बच्चे ने बाहर निकल के कोई काम किया ही नहीं, तो फिर अब अचानक उसको आप करियर की दौड़ में भेज दो, तो गलती बच्चे की बिल्कुल नहीं है। गलती हम लोगों के समझाने के तरीके में थोड़ा सुधार होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हम गलत हैं या आज की पेरेंटिंग गलत है या आज की परिवेश गलत है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ और ऐड हो जानी चाहिए। अभी तो जेंटल पेरेंटिंग का भी बहुत ट्रेंड है कि पेरेंटिंग जेंटल होनी चाहिए, और हम लोग तो मार खा के बड़े हुए हैं, पर हम लोगों ने भी कर लिया। तो ये इस पे कितना सही है कि जेंटल पेरेंटिंग कितनी तरह से सही होनी चाहिए? देखिए, जेंटल पेरेंटिंग 100% होनी चाहिए, मैं उसके फेवर में हूँ। जो गैप हो रहा है ना, वो गैप ये हो रहा है कि आज पेरेंट अपने बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं बिता रहे जितना आपके और मेरे पेरेंट ने हमारे साथ बिताया था। आपके और मेरे पेरेंट ने, यदि हमें हर चीज की मोटिवेशन झापड़ से मिलता था ना, तो झापड़ के साथ साथ हमें उनका टाइम मिलता था, हमें उनका स्नेह मिलता था, हमें उनका साथ मिलता था। तो यदि आप टाइम भी दो और झापड़ भी दो तो संतुलन बना रहेगा। हम जेंटल पेरेंटिंग तो करना चाहते हैं पर टाइम नहीं देना चाहते हैं। कभी कभी इस बात को देख के बड़ा दुख होता है भाभी के, सुप्रीता जी के, लोग बच्चे होने के बाद है ना उनको केवल नौकरों के हवाले कर देते हैं। बड़ा दुख होता है कि क्या आपने बच्चे नौकरों के लिए पैदा किए थे? यदि आप अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे सकते तो आपको बच्चे करने ही नहीं चाहिए। अब जब वो नौकर के साथ दिन का 10-12 घंटे बिताएंगे तो आपके साथ बॉन्डिंग कैसे बनेगी? तो आपने कंफर्ट तो सारा दे दिया, जेंटल परवरिश तो कर दी, जेंटल पेरेंटिंग तो कर दी, पर यदि आपने उनको समय नहीं दिया जो सबसे कीमती चीज है। आज आप और मैं अपना समय बेच के ही पैसे कमाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हम बेच ही रहे हैं तभी पैसा आता है ना। तो जो हम बेच रहे हैं यदि वो समय ही हम बच्चों को दे दें तो हमें समय बेचना ही नहीं पड़ेगा। उनकी परवरिश अच्छी होगी, फिर आप उनको डांटोगे मारोगे भी ना और उसके साथ समय भी दोगे और प्यार भी दोगे तो उनको डांट नहीं लगेगी। आपको और मुझको वो जो झापड़ पड़ते थे ना, वो झापड़ पड़ने के बाद भी अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि हम दिन भर, हमें प्यार भी मिलता था उनसे, हम दिन भर उनके संपर्क में रहते थे। हम 5 मिनट उनकी नजरों से ओझल हो जाते थे तो माँ बेचैन हो जाती थी। अब मैं अपनी लाइफ का एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार मैं स्कूल से लौटा और सीधे मतलब घर नहीं गया, क्रिकेट खेलने चला गया। कहीं क्रिकेट खेलते रहो, इतने मगन हो गए कि कब दोपहर के 12 के शाम को 4 बज गए हमें पता नहीं चला। अब घर गए तो बढ़िया शानदार स्वागत हुआ, झाड़ू से अच्छी बढ़िया पिटाई हुई। पिटाई के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि यार मेरी मम्मी चिंतित थी इसलिए मेरी पिटाई हुई, मेरी माँ परेशान थी इसलिए मेरी पिटाई हुई। तो वो पिटाई मुझे बुरा थोड़ी लगा, वो तो अच्छा लगा। तो जितना ज़्यादा आप समय दो उतना ज़्यादा आप उनके साथ अच्छा मोमेंट जब बिताओगे ना तो ये सारी चीज़ें फिर उनके लिए ज़्यादा केयरिंग नहीं होती। फिर उनको लगता है कि यार मुझे समय भी तो मिल रहा है, आज बच्चे को समय ही नहीं मिल रहा है। चित्रेश जी, आपने ये तो बता दिया कि इंटर्नशिप हमें करनी चाहिए, तो क्या इंटर्नशिप के बेसिस पे कोई ऐसा कनेक्शन हुआ है जिसकी आपने ज़िंदगी बदल दी? किसी ने आपके अंडर इंटर्नशिप करी हो? एक नहीं, मैं आपको 10 एग्जाम्पल बता सकता हूँ, सारे नाम के साथ बता सकता हूँ। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मेरी एक छोटी बहन है तुषारिका शर्मा। तुषारिका जब फर्स्ट टाइम मुझे मिली थी तो वो कंटेंट राइटिंग की इंटर्नशिप करने आई थी मेरे पास। आज तुषारिका देश के बड़े बड़े कोचेस के लिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, बड़े बड़े डॉक्टर्स के लिए बुक लिखती है। मतलब 3-4 हज़ार की इंटर्नशिप करने वाली लड़की आज लाखों में बिजनेस कर रही है, लाखों में।
जितना एक सीईओ की साल की सैलरी होती है उतना वो कमा रही है अपना बिजनेस करके। एक ही चीज़ जो मैंने आपसे शुरुआत में बोली कि उसमें वो जिद, पैशन दिखा कि वो हमेशा कंटेंट पे बात करती थी, हमेशा बोलती थी मुझे राइटर बनना है, हमेशा बोलती थी मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। तो मैंने उसको 2-4 अच्छे कोचेस से कनेक्ट करवाया, मैंने उसको अनुराग ऋषि जी से कनेक्ट करवाया, मैंने उसको कोच BSR सर से कनेक्ट करवाया, मैंने उसको बशिश गाला जी से कनेक्ट करवाया, मैंने उसको सागर सिन्हा जी से कनेक्ट करवाया, मैंने सुरेश मनसरमानी जी से कनेक्ट कराया। ऐसे 5-10 लोगों से बस मैंने उसकी मुलाकात कराई। उसके बाद मैं बैक सीट पे बैठ गया। उसके बाद उसने जो बिज़नेस बिल्ड किया, लास्ट 1 साल में 100 से ज़्यादा किताब लिख चुकी है। फिर एक राहुल राजा के नाम से मेरा एक टीम मेंबर है, जो मुझे जब मिला तो बोला कि सर मुझे वेबसाइट बनाने का काम सीखना है या उसकी कंपनी बनाना है। उसके बाद जब वो, क्योंकि हमेशा उसने उसी बिज़नेस पे बात की, आज वो जितने नाम मैंने तुषारिका के लिए बोले वो सारे लोगों के लिए आज वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहा है। मैं अपने साथ के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने उसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग से अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड कर लिया। फिर एक और मेरा छोटा भाई है, दुर्वेश यादव नाम है, वो PR ब्रांडिंग मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। तो मैंने उसको 3-4 लोगों से मिलवाया और वो 3-4 लोगों के साथ मिलकर उसने बड़ा अच्छा बिजनेस बिल्ड किया। फिर मेरे एक और बहुत अच्छे खास बड़े भाई हैं आशीष अग्रवाल जी, उनको मैंने 4-5 लोगों से मिलवाया और उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस स्केल किया। तो ऐसे एक नहीं, मैं आपको 10 ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा जिन 10 के 10 लोगों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिन्होंने शुरुआत की और एक कनेक्ट से उनका बिजनेस लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंच गया। तो केवल जो मेन समझने वाली चीज होती है वो ये होती है कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। अब मैं इसका आपको है ना एक तुषारिका के एग्जाम्पल से कुछ और समझाता हूँ। यदि तुषारिका ने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया होता और मैं उसको सागर जी से मिलवा देता या अनुराग जी से मिलवा देता या बशिश जी से मिलवा देता तो उनको उसका काम ही पसंद नहीं आता। तो जब उसने अपने स्किल्स पे काम किया तो ये कनेक्शन उसके काम आए, पर यदि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं होती तो ये कनेक्शन उसके काम ही नहीं आते। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी देन लक्स क्रिएट, कि जब आप प्रिपरेशन इतनी गाढ़ी कर लो कि कभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप उस अपॉर्चुनिटी का ऐसा फायदा उठा सको, तब वो लक होता है। तो लोगों के लिए वो लक होता है, पर एक्चुअली वो लक नहीं होता है। आपके कई साल की प्रिपरेशन होती है जो जैसे ही अपॉर्चुनिटी से मिलती है और आपके लाइफ में गेम चेंज हो जाता है। आप देखिए 3 साल पहले जो 2-3 हज़ार रुपए की इंटर्नशिप कर रही थी, आज 20-30 लाख रुपए का रेवेन्यू या 20-30 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रही है। क्या ये सरल काम है? पर वो बहुत आसानी से होगा क्योंकि सही समय पे, राइट प्लेस पे, राइट लोगों से राइट टाइम पे वो कनेक्ट हो गई। तो इतने ही छोटा सा कनेक्शन का गेम है। जैसे वो कनेक्टिविटी आई, बिजनेस बूम हो गया। तो एक और एग्जांपल बताऊं आपको? हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारी एक बहुत खास भाभी जी हैं, सुप्रीता जी। अब उन्होंने बोला कि मुझे पॉडकास्ट शुरू करना है, तो जैसे उन्होंने वो इच्छा जाहिर की और उनको 10, 15, 20 लोग मिल गए तो अपने आप जर्नी शुरू हो गई। शिखा जी के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि एक नहीं, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे हमारे बीच में ही जिनका एक ही कनेक्ट से काम हुआ और उनकी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। बस ये इवैल्यूएट करना होता है कि इनके काम का कौन सा व्यक्ति है जो इनके साथ कनेक्ट होकर अच्छी ग्रोथ दोनों के जीवन में हो सकती है। जैसे वो मिलता है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो आपके लिए ग्रोथ का क्या मतलब है? बैंक बैलेंस या इंसानी कनेक्शन? इंसानी कनेक्शन। देखिए, आपने जो भी पैसा कमाया वो आज नहीं कल खर्च होना ही होना है, पर आपने जितने रिलेशन बनाए हैं वो आज नहीं कल मल्टीफोल्ड होने ही होने हैं। मतलब जब आपका रिलेशन होता है ना, जैसे आज मान लीजिए मेरा अनुराग जी से रिलेशन है, सागर जी से रिलेशन है, कोच BSR जी से रिलेशन है, सुरेश जी से रिलेशन है, बशिश गाला से रिलेशन है, इन सबसे जो रिलेशन है तो ये तो मुझे हमेशा बढ़ के देते हैं ना चीज़ें। मान लीजिए मैंने 10 करोड़ रुपए कमाया तो ये तो खर्च होना ही है, पर जब इन सबसे रिलेशन है ना तो ये रिलेशन के बेसिस पे तो मेरा बिजनेस मल्टीफोल्ड बढ़ना ही बढ़ना है, ये कम नहीं होगा, ये तो बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि पैसे कमाने के साथ साथ रिलेशन कमाना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रिलेशन कमा लो तो पैसा कमाना नहीं पड़ता है, दौलत चल के पीछे आती है आपके। तो रिलेशन कमाओ, रिलेशन बनाओ, पैसा कमाने नहीं जाना पड़ेगा, पैसे की जगह दौलत चल चल के आपके पास आएगी।
सर आजकल लोग सोशल मीडिया पर तो फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, पर असली मायने में रिश्ता जा रहा है। तो रिलेशन बनाने में भी एफर्ट्स लगते हैं, तो उसके लिए आप कुछ बताएंगे, क्योंकि आपके रिलेशंस सबसे हैं और निभाते चले आ रहे हैं आप सबके साथ, तो उसके पीछे का कुछ राज बताएंगे आप? एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा गलत है। नहीं, मतलब सवाल सही है, इसका लोगों ने जो परसेप्शन बनाया वो गलत है। हाँ। एक्चुअली रिलेशन बनाने के लिए एफर्ट्स लगाना ही नहीं पड़ता है। अच्छा। रिलेशन बनाने के लिए केवल इंटेंट बनाना पड़ता है, इंटेंशन होना चाहिए। जब आपका इंटेंट अच्छा होता है ना, तो रिलेशन बनाने नहीं पड़ते, एफर्टलेस रिलेशन बनते हैं। यदि मेरा इंटेंट है कि मैं सुप्रीता जी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर दूं, यदि ये मेरा इंटेंट है कि मैं शिखा जी के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर दूं, यदि मेरा ये इंटेंट है कि मैं अनुराग जी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर दूं, यदि मेरा इंटेंट है कि तुषारिका के काम में कोई वैल्यू ऐड कर दूं, यदि ये मेरा इंटेंट है कि राहुल राजा की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर दूं, तो दुर्वेश की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर दूं। अब ये इंटेंट मेरा सबके लिए था, सबको मैंने एक दूसरे से मुलाकात कराई और एक दूसरे के साथ डिस्कशन में बैठ के उनको बताया कि दुर्वेश आपका ये काम कर सकता है, आप दुर्वेश के ये काम कर सकते हो। तो ये केवल इंटेंट था, लोग तो वही थे। मतलब ऐसा नहीं मुझे हर आदमी के लिए 100 लोग ढूंढने जाना पड़ा, मुझे तो 20 ही लोग ढूंढने जाना पड़ा, और वो 20 लोग ही आपस में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो जब इंटेंट होता है ना, इंटेंशन अच्छा होता है, तो एफर्ट लगाने की जरूरत जीरो पड़ती है। एफर्टलेस रिलेशन बनते भी हैं, निभते भी हैं। सोशल मीडिया में आपके 50 लाख फॉलोअर हैं, पर यदि मैं आपको, मुझे वो इन्फ्लुएंसर का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर अभी पंजाब साइड की कोई इन्फ्लुएंसर थी जिसकी अंतिम संस्कार में 4 लोग गए थे, जबकि उसके सोशल मीडिया पे 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे। तो आपने क्या कमाया जीवन में? यदि आपको अंतिम यात्रा में 4 लोग नहीं मिले, तो 5 लाख फॉलोअर का क्या फ़ायदा? क्या वो 5 लाख फॉलोअर छोड़ने आए आपको? फिर वो 5 लाख फॉलोअर का क्या फ़ायदा? मतलब ये बहुत गहरी बात है, जो ये बात समझ पाए। तो मुझे लगता है रिश्ते बनाना और उनको निभाना सोशल मीडिया में फॉलोअर बनाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया के फॉलोअर से शायद आप पैसा बना लो, पर जीवन में पैसे के साथ लोग भी तो चाहिए जो उस पैसे का आपका सदुपयोग करवा सकें, जो आपके बुरे समय पे आपके साथ खड़े हो सकें, जो आपके विपरीत चैलेंजिंग समय में आपके साथ रह सकें। तो मुझे लगता है पैसा भी कमाना चाहिए, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर पैसे के साथ रिलेशन बनाना, कमाना बहुत आसान है यदि आप इंटेंट बना लो। तो इंटेंट बनाओ, बहुत ईजी है। मेरे लिए तो बड़ा ईजी है, मुझे तो कभी एफर्ट्स भी फील नहीं होता कि मुझे कोई इस सब काम को करने में बहुत सोचना पड़ा हो, प्लानिंग करना पड़ा हो, एफर्ट लगाना पड़ा हो, कभी फील नहीं होता। मैं तो आपसे मिला, आपने बोला भैया पॉडकास्ट चैनल शुरू करना है, मैंने 10 लोगों को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया जाना है जाना है जाना है जाना है, 10 लोग पहुंच गए, काम हो गया। इसमें क्या एफर्ट लगा बताइए? जीरो एफर्ट। अच्छा, जिन 10 लोगों को मैंने आपके पास भेजा, उनके जीवन में भी वैल्यू ऐड हुई। ऐसा नहीं कि केवल आपके जीवन में वैल्यू ऐड हुई। आज आपके चैनल पे जो आए उनके यदि 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख व्यू हुए, आज मनमोहन जी की रील आपके चैनल पे 60 लाख व्यू गए, अब तक 60 लाख है, शायद ये रिलीज होते होते 70-80 लाख हो जाए। तो क्या वो 60 लाख में से कुछ लोग तो नए उनको मिले होंगे ना, तो उनके जीवन में भी वैल्यू आई होगी। मैं बोलता हूँ 10% भी नए लोगों ने देखा होगा, तो भी आप सोचिए कि 6 लाख नए लोग, मनमोहन जी को 6 लाख नए लोग मिले आपके माध्यम से, तो उनके जीवन में भी वैल्यू आई और आपके जीवन में भी वैल्यू आई, आपका चैनल भी ग्रो हो गया। अब बताइए इसमें मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। इसमें मेरा कोई एफर्ट है? मनमोहन जी को मैंने फ़ोन लगाया, वो यहाँ पे चल के आए, 2 घंटे आपके साथ बैठ के बात की, फिर अमितांशु ने शूट किया, उसने रिलीज़ किया, आपने सवाल पूछे, और बाकी का काम सोशल मीडिया ने कर दिया। इसमें एफर्ट कहाँ है? पर इंटेंट है। इंटेंट क्या था कि सुप्रीता जी का भी अच्छा काम हो जाए, मनमोहन जी का भी अच्छा काम हो जाए। जब दोनों का इंटेंट एक ही था तो ग्रोथ अपने आप हो गई। इसमें कहाँ एफर्ट है बताइए? ये तो सारा लाइव इंसिडेंट है ना, ये सब पूरी दुनिया ने देखा है। मतलब जिन्होंने भी आपके चैनल को देख रहे हैं, उन्होंने सबने ये चीजें देखी जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, मैं तो प्रैक्टिकल जो हुआ है वो बता रहा हूं। आप बताइए इसमें कहाँ एफर्ट लगा? तो जो आपका सवाल था कि रिलेशन और सोशल मीडिया के फॉलोअर की जो बात थी, फॉलोअर भी बनाइए पर रिलेशन पहले बनाइए। जब रिलेशन बनेंगे तो फॉलोअर बनाने आपको नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप बनेंगे। आज आपके रिलेशन अच्छे थे तो आपके 4 वीडियो में 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। नहीं तो लोग
4-4 साल से लगे, उनके 2000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं और आपका 1 महीने में हो गया, कैसे? क्योंकि उसके पीछे रिलेशन भी थे, उसके पीछे 10 साल 5 साल की मेहनत भी थी, उसके पीछे एफर्ट्स भी थे। तो जब आपने यदि वो सब बनाया ही नहीं होता तो शायद ये नहीं होता। तो ये सब जो अभी अपन ने डिस्कस किया, सब कुछ दुनिया ने देखा है, जो भी हम चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे गेम में सबसे बड़ी चीज कोई यदि हम फिगर आउट करें तो एक ही चीज है, इंटेंट। इंटेंट अच्छा रखो, अपने आप चीजें बिल्ड हो जाएंगी। बहुत ही सही कहा सर आपने। रिलेशन बनाने में एफर्ट नहीं जाता, इंटेंट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन है तो अच्छा होगा। सर, तो आपने जितने लोगों को लॉन्च किया है उसमें से कोई ऐसा जो आपके बिना नहीं बन पाता, ऐसा कोई है? सुप्रीता जी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि उनको मैंने लॉन्च किया ही नहीं है। वो सब उस काम के लिए पहले से भगवान ने उनको उस काम के लिए बनाया ही हुआ था। मैंने केवल एक छोटा सा, जैसे राम सेतु बनाने में गिलहरी का योगदान था कि छोटे छोटे कण उसने इकट्ठे कर दिए थे, बस मेरा वही बस रोल था। और मैंने उनको जिस समय पे मोटिवेट किया, शायद उसी समय पे उनको वो काम करने के लिए परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर दी थी। तो मुझे लगता है जितनों के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ सब उसी काम के लिए बने थे, बस मेरा एक छोटा सा पुश उनके काम आ गया और वो उस रास्ते पे आगे बढ़ गए और उनके जीवन में एक बड़ी सफलता आ गई। तो मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं किया सब उन्होंने है। बस मैंने 4 लोगों को वो सफलता हासिल करते देखा और मैंने 5वें को मोटिवेट किया वो 4 एग्जाम्पल से कि देखो भाई, ये ABCD इस काम को करके सफल हुए हैं, ये काम तुम भी करोगे सफल हो जाओगे और तुम ये काम कर सकते हो। इतनी चीज़ बताई और वो सफल हो गए। तो मैं नहीं मानता हूँ कि मेरा कोई योगदान है। मुझे लगता है कि वो उनका उस समय भगवान ने निर्धारण कर दिया था वो काम करने, मुझे केवल एक छोटा सा जिम्मेदारी या छोटा सा योगदान देने का भगवान ने मौका दे दिया, बस। मैं मानती हूँ कि आप बहुत सारे लोगों के जीवन में जामवंत बन के आए हैं जो याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है और तुम ये करो। तो ये तो कनेक्शन की बात हुई कि हमने इंटेंट कैसा रखना है, नहीं रखना है। तो अभी हम ये बात करते हैं थोड़ी नेगेटिव साइड पे कि नेटवर्किंग में या रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती क्या कर जाते हैं लोग? वाह, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने सुप्रीता जी। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो पहले दिन से एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं कि मुझे ये मिल जाए। जिस दिन लोग नेटवर्किंग को इस हिसाब से सोचना शुरू कर दें कि मैं सुप्रीता जी से मिला हूं और मैं इनके जीवन में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूं, जिस दिन ये सोच बदल जाए कि मुझे लेना है, इसकी जगह ये सोच आ जाए कि मुझे देना है, उसके बाद नेटवर्किंग के कोई साइड इफेक्ट या कोई बुरी चीज है ही नहीं। लोग सोचते ही गलत हैं। हमें सोचने का जो तरीका सिखाया गया वो गलत ही सिखाया गया। नेटवर्क बनाओ और उससे पैसे कमाओ। इसी को ऐसा बनाओ ना, नेटवर्क बनाओ और उससे दोनों मिलके वैल्यू बनाओ। आपके पास 100 रुपए हैं और मेरे पास 100 रुपए हैं। आपने वो 100 रुपए मुझे दे दिए तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 200 रुपए। आपके पास कितने हो जाएंगे? 0। मैंने यदि मेरे 100 रुपए आपको दे दिए और आपके भी आपके पास है तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 200। और मेरे पास कितने बचेंगे? 0। आपके पास 15 लोगों का नेटवर्क है, आपने वो 15 लोगों के नेटवर्क को मुझसे मिलवा दिया और मेरे पास भी पहले से 20 लोगों का नेटवर्क था, तो अब मेरे पास कितने हो गए? 15 और 20 कितने होते हैं? 35। मेरे पास 35 लोगों का नेटवर्क हो गया। अब आपके पास 15 पहले से थे और मैंने 25 लोगों का नेटवर्क और आपको दे दिया तो आपके 40 हो गए। तो आपने पैसे का आदान प्रदान किया तो घटा, पर आपने जब नेटवर्क का आदान प्रदान किया तो नेटवर्क डबल हो गया। तो लोग जब देने का सोचना शुरू कर दें ना, तो पैसा अपने आप आता है, दौलत अपने आप आती, जो मैंने पहले भी बोला। तो एकदम इजी गेम है। जो आपके पास है और किसी के काम का है, वो बिना कोई एक्सपेक्टेशन के देते रहो, बस। फिर देखो क्या आता है आपके पास। कितनी सही बात बताई कि पैसा जाने से वो चला जाता है, पर लोग का आदान प्रदान होता है ना, तो वो बढ़ जाता है। Exactly. और लोग यही गलती कर जाते हैं। कई बार रिश्ते पैसों की वजह से खराब भी हो जाते हैं। और ऐसा है ना, मेरे साथ भी कई बार हुआ। देखिए, आज जो भी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये मैं 20 साल की उम्र में नहीं बोलता था। 20 साल से यहां तक की जर्नी में बहुत बार मैंने भी पैसे को इंपॉर्टेंस देके अपने रिलेशन खो दिए। तब मुझे समझ में आया कि यार, ये रिलेशन मेरे पास होता तो शायद मैं दौलत बना लेता, पर तब वो समझ नहीं थी। तो मैंने भी जो अभी बोला है वो मैंने गलती करके, गिर के, नुकसान खा के बोला है। तो मैं हर व्यक्ति को ये समझाता हूं कि भाई, पैसे के पीछे मत भाग, रिलेशन के पीछे भाग। तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं, मैंने प्रैक्टिकली
अपने जीवन में उससे होने वाले नुकसान को देखने के बाद बोलता हूँ। तो मैं हर युवा को ये सलाह देता हूँ कि जब आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो तो करियर बिल्ड करते समय रिलेशन भी बनाओ, पैसा भी बनाओ, दोनों बनाओ। केवल पैसे के पीछे मत भागो। यदि कभी ऐसा मौका आता है कि रिश्ता बच रहा है और पैसा खो रहा है तो खो दो पैसा, क्योंकि पैसा कमाने दोबारा बहुत मौके मिलेंगे, पर एक बार एक रस्सी टूट गई तो दोबारा जोड़ने के लिए गांठ ही लगानी पड़ती है। फिर रस्सी तो जुड़ जाती है पर गांठ जीवन में रह जाती है। तो पैसा कमाओ, जरूर कमाओ, पर यदि रिलेशन बचाने के लिए पैसा खोना पड़े तो खो दो। पर आज के टाइम पे इसका जस्ट अपोजिट है सर। लोग हमेशा उल्टा ही सोचते हैं, मतलब पैसे के पीछे भागते हैं और रिश्तों को पीछे रखते हैं पैसों के। आपके हिसाब से भारत देश में जो कुछ लोग ने बहुत पैसा कमाया, उनमें से 2-4 लोगों के नाम बताइए थे जिनके लिए उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया या छोड़ दिया पर उस आदमी को नहीं जाने दिया। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आज सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO बन गए हैं, गूगल को पूरा चला रहे हैं, तो सुंदर पिचाई जी जब माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते थे ना तो उनकी कंपनी ने पूछा भैया क्या क्या ऑफर माइक्रोसॉफ्ट से मिला, तो उन्होंने जब बताया तो कंपनी ने उससे ज़्यादा उनको पैकेज भी दिया और साथ ही साथ CEO भी बनाया। उन्होंने पैसा नहीं देखा, उन्होंने सुंदर पिचाई देखा, आदमी देखा ना, रिश्ता बचाया ना, तब ना आज गूगल विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके और मेरे सामने हैं। फिर भी यदि हम कुछ छोटे से चंद पैसे के कारण कोई रिश्ता छोड़ रहे हैं, क्या पता जिस रिश्ते को आज आप 1 लाख रुपए के लिए छोड़ रहे हो, कल वो 100 करोड़ का बन के आपको 10-20 करोड़ कमाने लायक बना देता। हाँ, कहीं ऐसा हो रहा है कि कोई आपका शोषण कर रहा है, बार बार आपका शोषण कर रहा है, तो रिश्ता छोड़ दो। फिर वहां आप 1 बार 2 बार 3 बार यदि आपके साथ सेम घटना हो रही है, फिर मतलब आदमी गलत है, फिर वो रिलेशन रखने का भी कोई फायदा नहीं। पर यदि आपका कोई अच्छा आदमी मजबूरीवश कोई गलती हो रही है, मजबूरीवश वो कोई ऐसी तकलीफ में है, तो वहां रिश्ता बचाओ। तो वहां पे भी फिर वही बात आती है, इंटेंट देखो कि सामने वाला मुझे जानबूझ के पैसे की तकलीफ दे रहा है या सच में वो देना चाहता पर उसका इंटेंट है देने का पर उसके पास तकलीफ है। इवेल्युएट करो और फिर आगे बढ़ जाओ। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने दे ही दिया कि कब हमें समझना चाहिए कि ये रिश्ता नहीं फल रहा है, इसमें रुक जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है सुप्रीता जी। मैं इसको ऐसा बोलना चाहूँगा कि रिश्ते में एक बार यदि किसी ने आपको फाइनेंशियल लॉस दिया तो वो दुर्घटना हो सकती है, पर यदि एक ही व्यक्ति ने एक ही टाइप से आपको 3 बार फाइनेंशियल लॉस दिया तो दुर्घटना नहीं हो सकती, वो उसका इंटेंट है। तो जब आपको ऐसा महसूस हो कि ये जो किया है इसने, यही पिछली बार किया था और यही इसने दूसरी बार किया है, तब आप उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ और फिर उसके बाद वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने बंद कर दो। फिर आप उससे बोलो भैया आपके और मेरे पारिवारिक रिलेशन बड़े अच्छे रहेंगे, आप मेरे घर आओ, खाना खाओ, चाय पियो, मैं आपके घर आऊँ, खाना खाऊं, चाय पीऊं, पर हम फाइनेंशियल लेन देन नहीं कर सकते, क्योंकि हम दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, इसलिए हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को साइड कर देते हैं, बाकी चीजें करते हैं। किसी ने आपको यदि एक बार धोखा दिया तो वो धोखा है, पर किसी ने वही धोखा आपको 4 बार दिया तो उसने 1 बार दिया था, 3 बार आपने लिया, ऐसा अनुराग जी बोलते हैं। ट्रू। कि पहली बार उसने धोखा दिया था, बाकी की 3 बार उसने नहीं दिया, आपने खुद लिया है, खुद लिया, इनवाइट कर लिया उस चीज को। तो मुझे लगता है कि 1 बार 2 बार जब सेम घटना कोई करे और आपको समझ में आ जाए कि इसका इंटेंट ही गलत है, फिर उस रिश्ते को वहां पे फाइनेंस को साइड कर दो, रिश्ते निभाओ, दोस्ती यारी रखो, व्यवहार रखो। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, किसी मान लीजिए आपके जीवन में भी होता होगा, किसी ने आपसे उधार पैसे मांगे, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जिस व्यक्ति ने मुझसे उधार मांगे हैं, यदि मेरे नज़र में उसकी वैल्यू 10,000 की है और उसने 10,000 मांगे हैं, तो मैं 10,000 देने के बाद एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा कि ये वापस आएंगे। आ गए तो खुशी मना लूंगा, नहीं आए तो दुख नहीं मनाऊंगा, भूल जाऊंगा वो पैसे। तो जब आप इस एक्सपेक्टेशन से दे दो ना कि ये पैसे आने ही नहीं है, तो रिलेशन खराब ही नहीं होंगे। जिसने जितनी वैल्यू बनाई, मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूं आपसे। किसी के साथ हम लोग काम करते थे और उसने मुझसे एक बार एक एक्स अमाउंट लिया और एक्स अमाउंट लेने के बाद वापस नहीं दिया। तो मेरे जो साथ में काम करते हैं बिजनेस पार्टनर मान लीजिए, वो मुझसे बोले यार तुमसे मैंने बोला था ना ये पैसे वापस नहीं दे पाएगा। तो मैंने कहा देखो यार उससे अपने जो संबंध थे वो अपन ना नहीं कह सकते थे। मैंने कहा अच्छा है वो ₹1,00,000 लेके पीछा छूट गया,
कल जब हम करोड़ों देने लायक हो जाते और वो 10 साल बाद हमसे करोड़ों मांगता तो भी मुझे देना पड़ता। तो अच्छा है ना, लाख रुपए में पीछा छूट गया। तो आप जिससे भी व्यवहार कर रहे हो उसकी जितनी वैल्यू आपके मन में हो उतना वो कभी भी मांगता है, दे के छोड़ दो उसको। आ गया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी, नहीं आया तो कभी मांगो ही मत उससे। तो आपको कभी दुख होगा ही नहीं, कभी रिलेशन खराब ही नहीं होंगे। और यदि आपको लगता है कि उसकी हैसियत आपकी नज़र में 10,000 की है और वो 1 लाख मांग रहा है, तो आप बोलो भैया 10,000 मेरे पास है तुम्हारे लिए, ये 10,000 रुपये ले जाओ, बाकी 90,000 तुम कहीं और से ढूंढ लो, मेरे पास नहीं है। सिंपल। लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं लोग, है नहीं लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। किसी ने आपसे 1 लाख मांगे, आपके पास 1 लाख देने की नहीं है हैसियत, तो किसी और से लेके क्यों देना भाई? या किसी और से लेके दे रहे होते सोच के दो कि भैया ये वापस नहीं करेगा तो मुझे ही देना पड़ेगा। और अच्छा, ये फिर से बोल रहा हूं, ये समझ ऐसा नहीं आज आ गई। मैंने बहुत गलतियां की, बहुत फाइनेंशियल लॉस किए, बहुत रिलेशन खोए, कहीं पैसा भी गया और रिलेशन भी गया। तो मुझे लगता है कि मैंने वो गलती मैंने की थी। उसने यदि मुझे मान लो 40 लाख का किसी ने मुझे लॉस दिया तो उसने मुझे 40 लाख का लॉस नहीं दिया था, मैंने लिया है वो लॉस। क्योंकि मुझे यदि पहले से समझ आ जाती कि इसकी हैसियत ही नहीं है 40 लाख रुपए लेन देन करने की, तो मैं नहीं करता। मैंने इवेल्युएट नहीं किया और लेन देन कर लिया तो लॉस हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जीवन में करने के बाद ही पता चलता है। और करने के बाद भी, पता चलने के बाद भी आप गलती कर रहे हो तो फिर वही बात है जो अनुराग जी बोलते हैं कि धोखा उसने 1 बार दिया था, 4 बार तुमने खुद लिया था। तो रिश्ता बनाए रखने के लिए इंटेंट मैटर करता है। एग्जैक्टली, हर चीज में इंटेंट। चाहे रिलेशनशिप हो आपकी तो भी इंटेंट चाहिए, बिजनेस है तो भी इंटेंट चाहिए, परोपकार कर रहे हो तो भी इंटेंट चाहिए। आज देखिए रतन टाटा जी हैं, अजीम प्रेम जी हैं, सुधा मूर्ति हैं, ये सब कितने बड़े बड़े फाउंडेशन चला रहे हैं। जितना कमाने का लोग सपना नहीं देखते हैं उससे ज्यादा ये दान कर रहे हैं। इसके पीछे भी तो इंटेंट है ना। अब मैं आपको एक वाक्य शेयर करता हूं। किसी बिजनेस कंसल्टेशन में मैं किसी के साथ बैठा था तो मुझसे बोला, भैया 100 करोड़ कैसे कमाऊं ये बताओ। मैंने कहा 100 करोड़ कमाने के बाद करोगे क्या? तो बोला मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जितनी चीजें उसने बोली थी वो 5-10 करोड़ में खत्म हो गई। तो मैंने कहा ये तो 10 करोड़ में सब हो जाएगा, फिर 100 करोड़ क्यों चाहिए? सवाल का जवाब ही नहीं था। अब यदि वो ऐसा सोचे कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, एक अनाथ आश्रम बनाना है और उन अनाथ आश्रम में मैं बच्चों के ये माता पिता के लिए, वृद्ध के लिए ऐसा ऐसा करूंगा, मैं सुप्रीता जी दावे के साथ बोल सकता हूं वो 100 करोड़ जरूर कमा लेगा। परमात्मा हर व्यक्ति को वो मौका देता है जो वो सोच ले। अब आपने ये तो सोच लिया मुझे 100 करोड़ कमाना, पर उस 100 करोड़ को कहां लगाना वो आपको पता ही नहीं है, तो 100 करोड़ क्यों आएगा? पर आपके मन में यदि ये फिगर है कि मुझे ये पैसा इस काम के लिए कमाना है, तो काम जरूर होगा। चाहे वो आपके पास पैसा है या कोई और वो काम करवा दे, काम तो जरूर होगा। सर, तो आपने जितनी बात करी ना रिश्तों के बारे में कि इंटेंट अच्छा होना चाहिए, प्योरिटी होना चाहिए, तो आज के टाइम पे लोग जहाँ फ़ायदे के लिए रिश्ता बना के रखते हैं वहाँ पे ट्रस्ट कैसे कायम रखते हैं हम लोगों के साथ? देखिए, दुनिया में 100 में से 95 लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए ही रिलेशन बनाते हैं। पर यदि उन 100 लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो 5 अच्छे लोग कैसे आएंगे आपके जीवन में? यदि आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो जो 95 मान लीजिए आपका फायदा उठाने जीवन में आए थे वो भी नहीं आएंगे, और जो 5 जो आपके जीवन में वैल्यू देने आने वाले थे वो भी नहीं आएंगे। तो ट्रस्ट तो सब पे करो। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि जिसकी जितनी हैसियत हो उतना नुकसान उसके लिए पहले से सोच लो कि इतना नुकसान देने आया जीवन में, दे देगा। और जब दे तो खुशी मनाओ कि चलो अच्छा हुआ 1 लाख का नुकसान दे के गया, भविष्य में मुझे करोड़ों का नुकसान नहीं देगा। तो आपको जीवन में तरक्की करने के लिए केवल 5-10 अच्छे लोग चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए ही नहीं। पर वो 5-10 अच्छे लोग ढूंढने के लिए आपको 100-200 लोगों पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको वो तो हिट एंड ट्रायल करते रहना पड़ेगा और अच्छे लोग आते जाएंगे। अच्छे लोगों को फिल्टर करके अपने पास रखते जाओ और जो अच्छे लोग नहीं है उनसे थोड़ा थोड़ा नुकसान सहते जाओ और चुपचाप उनके साथ नमस्ते करके आगे बढ़ते जाओ। कितना ईजी है। और जो भी आप कमाते हो, जो भी आपको लगता है कि यार मेरा इतना पैसा नुकसान हो गया, भाई वो तुम ऊपर से थोड़ी लाए थे, यहीं कमाया। वो तो एनर्जी है पैसा,
आज आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों इसके पास आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा, फिर मेरे पास, फिर इसके पास। आपका खुद का क्या है? किसी ने छोटा मोटा नुकसान दे दिया तो उसकी किस्मत का था, ले गया, छोड़ दो। हम उस नुकसान को ले लेके सोचते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं 23-24 साल का था, 2008-9 की बात होगी, शायद उससे भी कम का था। 2008-9 में किसी ने मुझे तकरीबन आज के समय से यदि इवेल्युएट करें तो 40 लाख रुपीस का लॉस किया, किसी ने मुझे दिया। और उस समय मैं अपना घर बना रहा था जबलपुर में। मैं सच बता रहा हूँ सुप्रीता जी, आज भी वो व्यक्ति उसी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन जी रहा है। और उस समय मेरे लिए वो रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि मेरे को घर बनाना था और मेरे पास उस समय जो घर बनाने के पैसे थे वो लॉस हो गया था। आज भी वो व्यक्ति उसी कठिन परिस्थिति में जी रहा है, और आज मेरे पास भगवान ने मुझे हर चीज से परिपूर्ण करा हुआ है। अब यदि उस समय मैं उसी काम में बस लगा रहता, सुबह दोपहर शाम, कि मुझे उससे पैसा वसूलना है, मुझे उससे पैसा वसूलना है, मुझे उससे पैसा वसूलना है, तो शायद मैं इस सीट पे बैठता ही नहीं। उस समय मैंने उस चीज को ये सोच लिया कि चलो मेरे उसके नसीब का है, उस ले गया और मैं आगे बढ़ गया। तो आज मैं आगे बढ़ गया तो यहां तक पहुंच गया, और वो आगे नहीं बढ़ पाया तो वहीं खड़ा है। तो देखिए, परमात्मा ने वो जो करवाया था ना उसके हाथ से, तो आज मैं जिसको मैं उस समय बुरा भरा बोलता था, गालियां निकालता था जिसके लिए, आज सच बता रहा हूं, मेरे दिल से दुआ निकलती है उसके लिए कि यदि उस दिन उसने मुझे नुकसान नहीं दिया होता तो शायद आज मैं सोने चांदी का ही बिजनेस कर रहा होता। और जितने लोग मेरे साथ सोने चांदी का व्यवसाय उस समय से कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे ज्यादा पैसा बना लिया हो, पर दौलत मैंने बनाई है। क्योंकि आज मेरे पास इतने अच्छे अच्छे बड़े भाई हैं, इतने अच्छे अच्छे छोटे भाई हैं, इतना अच्छा परिवार है मेरा, जिनसे मेरे खून के रिश्ते नहीं हैं, पर मैं दिल्ली आता हूँ, जबलपुर से दिल्ली आता हूँ, 20-20 दिन रहता हूँ, और मेरे को मेरे जेब में हाथ नहीं डालना पड़ता 1 रुपये खर्च करने। आप सोचिए कि मैं 20-20 दिन कहीं और रहता हूँ, कहीं और खाता हूँ, किसी और की कार में घूमता हूँ, और आदमी मुझे CNG फुल करा के बोल देता है, ड्राइवर दे देता, बोलता लो चित्रेश भैया जहाँ जाना है जाओ। तो ये जो दौलत है, ये दौलत मैं वहाँ कमा ही नहीं पाता। तो हो सकता है मेरे साथ वाले लोगों ने करोड़ों रुपए बना लिए हो, मुझसे बहुत ज़्यादा पैसा बनाया हो, मेरी वो ख्वाहिश भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश जो है वो मुझे मिल रहा है। आज मेरे को इतने सारे भाइयों का प्रेम मिलता है, इतनी सारी बहनों का प्रेम मिलता, इतनी सारी भाभी लोग मेरे लिए खिचड़ी बना लेती हैं शाम को। तो ये जो दौलत है ना, इस दौलत से मैं अपने आप को सुपर सक्सेसफुल मानता हूँ कि ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा सक्सेस का पैमाना है। भैया बहुत ही सही है, क्योंकि बहुत बारी नुकसान हमारे लिए बहुत ही अनदेखा सा फायदा लेके आता है जो हम उस वक्त रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये तो बात हुई पैसों की और ट्रस्ट की। बहुत बार रिश्ता ना कम्युनिकेशन की वजह से भी ख़राब हो जाता है, और जनरली वो रिश्ता जुड़ नहीं पाता है। तो कम्युनिकेशन कैसे ठीक रख सकते हैं एक रिश्ते में? बहुत ही ब्रिलियंट सवाल है सुप्रीता जी। मैं आपको बोलूँ, एक्चुअली जितने भी रिश्ते खराब होते हैं, आप आंख बंद करके यदि अभी सोचेंगे ना 10-20-50 लोगों के बारे में जिनके रिश्ते खराब हुए हैं, आप रियलाइज करोगे उस रिश्ते को खराब करने का सबसे बड़ा कारण है ईगो। जिस दिन आप ईगो को साइड में रख के इंसान को इंसान समझ के बातें करोगे, रिश्ते खराब होंगे ही नहीं। जिस दिन आप उस ईगो को साइडलाइन कर दो और इंसान को इंसान समझ लो, जैसे मान लीजिए आपकी कार लेके मैं कहीं गया और कार से एक्सीडेंट हो गया, जिस दिन आप ये समझो कि यार कार ही है ना, चित्रेश तो जिंदा है ना, चित्रेश तो ठीक है ना, तो क्या आपका मेरा रिलेशन खराब होगा कभी? आप कहोगे चलो कोई बात नहीं। एक कोई इंसिडेंट मैंने किताब में कहीं पढ़ा था या सोशल मीडिया में कहीं देखा था कि एक व्यक्ति का पूरा घर जल जाता है, फैक्ट्री जल जाती है, और उसका दोस्त आता है और उसके साथ बातचीत करता है। तो दोस्त से बोलता है कि यार मैं बर्बाद हो गया। तो उसका दोस्त उसको बोलता है अरे कुछ भी नहीं गया भाई, ये सब तो कभी भी आ जाएगा, तू जिंदा है ना, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, ये सब फिर से बना लेंगे। उस एक लाइन ने उस व्यक्ति को वापस तो उससे बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाने में हेल्प कर दी। तो जब आपके पास कोई ऐसा दोस्त होता है ना जो ईगो को साइड में रख के आपके पीछे खड़ा हो जाए या आपके साथ में खड़ा हो जाए और बोले तू तो आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, उस व्यक्ति को और कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। कोई दौलत नहीं चाहिए,
कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। और यदि केवल पैसे से धंधा होता तो बायजूस को जितनी फंडिंग मिली है ना, उतनी फंडिंग में आधा नोएडा खरीद लिया जाए। जितनी फंडिंग उसको मिली है उससे एक बड़ा क्षेत्र खरीद लिया जाए, फिर भी वो बर्बाद हो गया, फिर भी वो बिजनेस नहीं संभाल पाया। ऐसे सैकड़ों स्टार्टअप हैं जिनको अरबों खरबों रुपए की फंडिंग मिली और वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो पैसा चाहिए ही नहीं। रिश्ते खराब होते हैं केवल ईगो के कारण। आज मेरे जीवन में मैंने 10 रिश्ते खोए हैं, तो 10 के 10 रिश्तों में यदि गलती है तो मेरी गलती है कि मैंने उस समय ईगो रखा अपना। यदि ईगो नहीं रखता तो शायद वो रिश्ते खराब नहीं होते। तो मुझे लगता है ईगो साइड कर लो, रिश्ते खराब ही नहीं होंगे। जो आपने कम्युनिकेशन की बात की ना, हम ईगो के कारण कम्युनिकेशन नहीं करते। क्या मैं क्यों बात करूं उससे, उसकी गलती वो बात करे, वो सॉरी बोले। यदि मेरे लिए सुप्रीता जी से जो हमारे व्यवहार हैं, जो रिलेशन है, यदि वो एक सॉरी बोलने से वो व्यवहार बचे रहे तो मैं 1000 बार बोल दूंगा, चाहे गलती सुप्रीता जी की भी हो तो भी बोल दूंगा। क्योंकि वो सॉरी बोलना तो 2 सेकंड की बात है, 2 सेकंड बाद आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा। पर यदि वो सॉरी ना बोलने से रिलेशन खराब हो रहा है तो वो जीवन भर के लिए खराब रहेगा। तो 1 मिनट के लिए छोटे बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है। यदि आपने मुझे या मैंने आपको सॉरी बोल दिया तो क्या वो यहाँ माथे पे जिंदगी भर चिपका रहेगा? वो तो बोला खत्म हो गया। पर जब सॉरी बोल दिया ना, तो यहाँ जो क्लेश था ना, यहाँ जो मचमच थी, वो सब जीवन भर के लिए खत्म हो जाती है। सॉरी बोलो, हल्के हो जाओ, उसने जो गलती की माफ करो, आगे बढ़ जाओ। तो ये हो सकता है लोगों को लगे कि बोलना बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ऐसा मैं 10 बार कर चुका हूं और कई लाखों करोड़ों के नुकसान करने के बाद भी मैंने माफ करके आगे बढ़ गया। और माफ करके आगे बढ़ा तभी मैं यहाँ बैठा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ आपको। यदि उनमें फंसा रहता ना मैं, तो बड़े छोटे से शहर में छोटे से लोगों के सर्कल में, मतलब छोटे लोग बोलने का मतलब हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, छोटे सर्कल की बात कर रहा हूँ, उसी सर्कल के साथ शायद मैं व्यवसाय कर रहा होता। आज पूरे देश के लोगों के साथ मैं व्यवसाय करता हूँ। किसी देश के किसी भी शहर में आप बोलो, मेरा अच्छा नेटवर्क है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, मेरे पास अच्छा परिवार है, मेरे पास अच्छी फैमिली है। तो तभी हो पाया जब मैं छोटी छोटी चीज़ों को फॉरगिव करके, नुकसान सह के आगे बढ़ता रहा। बहुत ही पुरानी कहावत है, इस पे मुझे याद आ रही है कि कहते थे पहले लोग कि रिश्ते में झुक के ही रिश्ते को उठाया जा सकता है। बहुत गहरी बात है। हाँ, जब तक आप रिश्ते में, जैसे समर्पण कहते हैं ना, किसी भी रिश्ते में समर्पण नहीं आती, आप अपने ईगो को साइड रख के झुकते नहीं हो तो रिश्ता नहीं उठता आपका। बहुत बढ़िया बात बोली। मैं इसमें छोटा सा और ऐड करना चाहूँगा, आप अनुमति दें तो। बिल्कुल। एक्चुअली रिश्ते हमेशा है ना, यही सोच के बनाने चाहिए कि आप या तो रिश्ता बनाओ ही मत। जैसे कई बार इवेंट्स में, नेटवर्क, अपन कहीं जाते हैं प्रोग्राम में, लोग बोलते हैं सर आपका नंबर चाहिए, तो मैं पहली लाइन ये बोलता हूँ, भैया मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करना यदि कोई ज़रूरी काम हो, फ़ोन नहीं उठाता हूँ मैं, फ़ोन की उम्मीद मत रखना मुझसे उठाने की। तो जब आपने पहले मिनट में ही वो एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि भाई मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, तो क्या ये रिलेशन खराब होगा? नहीं। अब मैंने आपसे पहले मिनट ही बोल दिया कि सुप्रीता जी मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं बहुत सारे इवेंट में रहता हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा। अब आप कभी मुझे फ़ोन लगाओगे और फ़ोन नहीं उठेगा तो आपको क्या वो चीज़ दुख देगी? नहीं, कभी नहीं देगी, नहीं रहेगी उस चीज़ के लिए। तो लोग है ना, रिलेशन बनाना तो पसंद करते हैं, नेटवर्क बनाना पसंद करते हैं, लोगों से बहुत सारे इससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो, पर वो उससे मिलने के चक्कर में है ना, नेटवर्क इतना बड़ा कर लेते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी कर लेते हैं, फिर उनको सर्विस नहीं देते। सर्विस ना देने का मतलब कि उनका फिर फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, कभी फ़ोन आएगा तो फ़ोन इग्नोर कर देंगे। भाई पहले ही बता दो कि भैया मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं घड़ी घड़ी फ़ोन नहीं उठा सकता, तो मेरा नंबर तो ले लो पर फ़ोन मत करना, व्हाट्सअप कर देना, तो आपका वो लेके रिलेशन खराब ही नहीं होगा। तो लोग ये सारी चीज़ों में बड़े कंजूस हैं बोलने में, जबकि बोलने के बाद कितना माइंड फ्री हो गया। अब किसी का फ़ोन आया और मैंने नहीं भी उठाया तो मुझे बर्डन नहीं है दिमाग में, और जिनसे मेरे रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है उनके नंबर सेव होते हैं, तो ऐसे नंबर सेव है, दिखता है सेव है तो उठा लिया। नंबर सेव नहीं है तो पता है कोई अनजान आदमी होगा जिसको मैंने ये बोल के ही नंबर दिया होगा कि मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, तो कोई मचमच ही नहीं है।
मेरे पास इसी बात पे एक इंसिडेंट है जो आपके साथ ही हुआ है। शायद आपके फ़ोन में कुछ हुआ था और मैंने मैसेज किया, भैया कुछ मैसेजेस मेरे भी गए हैं आपको, और आपका रिप्लाई आता है, भाभी मैं घर आ जाता हूँ। तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आप ऐसे हो, लेकिन आप रिश्ता बहुत अच्छा निभाते हो। चित्रेश जी, आपको दूसरों को आगे बढ़ते देखकर जो खुशी मिलती है और जो संतोष मिलता है वो कैसे है? क्या ये असली सफलता है? बिल्कुल है। देखिए, अभी 2 दिन पहले आप और मैं दोनों एक प्रोग्राम में थे, एक इवेंट में थे, मनमोहन जी के प्रोग्राम में। आप देखिए, मनमोहन जी के प्रोग्राम में सारे लोगों ने मनमोहन जी की बहुत तारीफ की और मनमोहन जी ने स्टेज पे आके केवल एक व्यक्ति की तारीफ की, मेरी, है ना। तो आज शायद मेरा और उनका खून का रिश्ता नहीं है, आत्मीयता का रिश्ता है। आज मुझे भी बड़ा आनंद आता है कि चलो मनमोहन जी इतने सफल हो रहे हैं, मनमोहन जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको भी स्टेज पे आके आनंद महसूस हुआ जब उन्होंने मेरे लिए 2 शब्द बोले या मेरी तारीफ में जो भी बोला। तो जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो तो वो आपके पीछे भी आपकी बात करते हैं, आपकी सफलता की गाना गाते हैं, आपकी तारीफें करते हैं। तो आपके पीछे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके पीछे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। ये सफलता होती है और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है सबके जीवन में वैल्यू ऐड करते रहो। जो अच्छे लोग होंगे उसका प्रचार करेंगे, जो अच्छे लोग नहीं होंगे वो मुझे अपने जीवन में चाहिए ही नहीं। मुझे तो अपने जीवन में 5-10 अच्छे लोग चाहिए। वो 5-10 लोग बनाने के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष चलेगा। तो लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करो। अभी कल उस दिन मनमोहन जी वाले प्रोग्राम में मनमोहन जी के गुरुजी मुझे मिले, जिन्होंने उनको योग सिखाने में बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान रहा। तो वो मुझसे बोले कि यार मनमोहन जी मेरे पास आए थे और 1 घंटे बात हुई और 1 घंटे में 50 मिनट केवल आपकी बात हुई, इसलिए मैं अभी आपसे मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था। तो अब बताइए, मैं वहाँ गया नहीं, फिर भी 50 मिनट मेरे बारे में मनमोहन जी ने बात की उनसे। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन में क्या होगी? आज रतन टाटा जी हमारे बीच नहीं है, पर फिर भी आप और मैं यदि बात करेंगे रतन टाटा जी की तो तारीफ ही करेंगे। इससे बड़ी उपलब्धि क्या है जीवन में? तो मैं बहुत पैसा बनाना चाहता हूं, पर बनाना चाहता हूं जैसे रतन टाटा जी ने बनाया, कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वैल्यू दो और वो मेरे जाने के बाद भी मेरे पीछे मेरी तारीफ करें। कभी मुझसे भी, मेरी पास्ट लाइफ में मुझसे भी बहुत मिस्टेक हुई होंगी, मैंने भी कई लोगों का दिल दुखाया होगा, मेरे कारण भी कई लोगों का नुकसान हुआ होगा। तब शायद समझ कम थी तो हुआ। अब थोड़ी समझ यदि भगवान ने दी है तो अब उस समझ के हिसाब से मुझे लगता है जितने लोगों के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देना है, जिसमें एफर्ट लगता ही नहीं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उतने लोगों के जीवन में आनंद दो। बाकी वो सब तो मुझे आनंद दे ही रहे हैं। एक क्वेश्चन लास्ट है मेरा कि बहुतों की ज़िंदगी आपने बदली है, तो क्या कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बदली है? हाँ, एक नहीं, बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से आप अनुमति दें तो मैं कुछ नाम भी बोलना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी जीवन में सबसे ज़्यादा बदलने का यदि मैं सिलसिला की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बदलाव मेरे फादर ने ही मुझे दिया। मेरे फादर को मैंने बचपन से बहुत मेहनत करते हुए देखा और मेरे फादर को कई बार बिजनेस में लॉस हुए, पर लॉस होने के बाद भी मैंने कुछ दिन तो उनको थोड़े बड़े चैलेंज थे, पर दोबारा फिर उन्होंने बड़ा बाउंस बैक किया। तो कुछ क्वालिटी तो मुझे मेरे फादर से मिली, कुछ क्वालिटी या कुछ जो मेरी जीवन में तरक्की का योगदान है, उनमें सबसे बड़ा योगदान मेरे दादाजी का है। अब वो मेरे पास फिजिकल रूप में तो नहीं है, पर वो उनका आशीर्वाद, उनका जो सिखाने का तरीका था वो हमेशा मेरे पास है। मैं एक इंसिडेंट भी शेयर करता हूँ, आप अनुमति दे तो। जब मैं सोने चांदी के बिजनेस में था तो किसी कस्टमर से मेरी थोड़ी सी कुछ बात को लेके हॉट टॉक हुई। तो जब वो हॉट टॉक हुई तो मेरी दादाजी की आदत थी, मैं जब भी घर आता था तो अधिकांश वो मुझसे पूछते थे कैसा रहा दिन, क्या किया, ये वो बहुत सारी बातें होती थी। मतलब वो मेरे फ्रेंड थे, मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरे दादाजी हैं। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने महसूस कर लिया, जैसे ही मैं घर में घुसा तो उन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया कि आज कुछ मन खराब है। तो बातचीत हुई, तो बोले क्या हुआ, तो मैंने पूरा इंसिडेंट शेयर किया। तो बोले बहुत अच्छा हुआ ये हुआ। मैंने कहा यार मैं बब्बा बोलता हूँ। मैं बब्बा आप तो कुछ भी बोलते हो। मैंने कहा कैसे अच्छा हुआ? बोले वो आपको बार बार यदि आपसे झगड़ा कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपके साथ काम करना चाहता है, इसलिए आप कुछ सुधार करो, इसलिए झगड़ा हुआ। तो बोले जब तक धंधे में, जब तक बिजनेस में मतभेद होंगे, कभी भी मनभेद नहीं होगा।
वेरी नाइस लाइन। और इस एक लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया। इसके बाद कई लोगों से मेरे मतभेद तो रहते हैं पर मनभेद कभी नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट आपको मुझको दोनों को पता है, तो कुछ छोटा मोटा मतभेद रहा पर मनभेद नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में मेरे दादाजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, मेरे फादर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। इन दोनों के बाद यदि देखा जाए तो मेरी सिस्टर ने बहुत बहुत इम्पैक्ट लाया मेरी लाइफ में। वो हमेशा मेरे पीछे एक बड़े भाई के जैसे खड़ी रही। वो मेरी बड़ी बहन है पर उसने कभी भी मुझे बड़े भाई ना होने की कमी का एहसास नहीं दिलाया। इसके बाद मेरे चाचा जी लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहा। बचपन में उन्होंने मेरी बहुत कुटाई की, बहुत पिटा मैं अपने चाचा जी लोगों से, पर उस समय उन्होंने मुझे जो सिखाया, जीवन की जो सीख दी, वही सीख का नतीजा है कि आज मैं जो भी सफल हूँ वो उन सबकी सीख के कारण हूँ। अब इनके बाद यदि मैं कोई लोगों का नाम लूँ तो एक मनीष शर्मा जी हैं जिनके साथ मैंने अपने इनिशियल जीवन में बिजनेस करना जिनसे सीखा। उनसे मैंने सीखा विपरीत परिस्थिति में भी कैसे अपने दिमाग को काम एंड कूल रखें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। उसके बाद मेरे एक और बिजनेस पार्टनर रहे रजनी ठाकुर जी, उनसे मैंने बहुत सीखा। उनसे मैंने सीखा कैसे दिन रात जीवटता से मेहनत की जाए। शी इज़ हार्ड वर्किंग वुमेन और वो बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट और बहुत हार्ड वर्किंग रही, और उनको देख के ही मेरे को हार्ड वर्किंग करना मैं सीखा, नहीं तो मैं बड़ा आलसी आदमी था। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। उसके बाद डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने मेरे जीवन में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा, क्योंकि मैंने उनके लिए देश भर में बहुत सारे इवेंट किए, तो उन्होंने भी मुझे बहुत मेहनत करना सिखाया। जब मैं उनको देखता था कि सुबह से लेकर रात तक इवेंट करते थे, फिर टीम मीटिंग करते थे, उसके बाद ऑफिस में कॉल करते थे, तो मुझे लगता था कि यार यदि ये कर सकते हैं, इतनी मेहनत, इतने सफल होने के बाद मैं भी कर सकता हूँ। अभी बहुत सारे लोग शायद इस पॉडकास्ट में बोलेंगे कि बिंद्रा जी ऐसे थे वैसे थे। वो जैसे भी हैं, उनने बहुत मेहनत की उस मुकाम पे जाने के लिए, और मैंने उनसे बहुत सीखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चित्रेश भाई आपने विवेक बिंद्रा जी को इतना सफल बनाया। मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने मुझसे इतनी काम करवाया, इतना मेहनत करवाया, इतना सिखाया कि आज मैं सफल हो पाया। तो विवेक बिंद्रा जी का भी मेरे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। इसके बाद अनुराग ऋषि जी का मेरे जीवन में बहुत गहरा इंपॉर्टेंस है। आज से 3-4 साल पहले जब मैं अनुराग जी के साथ बड़ा क्लोज, मतलब मेरे उनके रिलेशन तो 6-7 साल पुराने हैं, पर ज़्यादा क्लोज में 3-4 साल पहले आया, और उन्होंने मुझे जीवन में शांत रहना सिखाया। नहीं तो मैं बड़ा हाइपर एक्टिव था और मैं काम तो बहुत कर रहा था, मैं 12-15 घंटे मेहनत करता था, पर शायद जो मैं जीवन से चाह रहा था वो मिल नहीं रहा था। पर जब अनुराग जी मेरे जीवन में, अनुराग जी का साथ मिला, एक बड़े भाई का साथ मिला, उन्होंने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। जब मैंने उनके साथ रह के माइंड का पावर समझा कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत रख के दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, उसके बाद मेरे जीवन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। अब ये ग्रोथ में वापस मैं वही बात बोलूँगा कि व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी देन लक क्रिएट्स। तो मैंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रिपरेशन की, और उस समय पे जब मुझे अनुराग जी का साथ मिला और अपॉर्चुनिटी मिली तो जीवन में एक जेकर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा। इन सब ने मेरे जीवन में बड़ा गहरा योगदान दिया, और मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरे जीवन में योगदान दिया। जैसे आज आशीष भैया हैं, कोच BSR हैं, सागर सिन्हा जी हैं, बशिश गाला जी हैं। इन सब ने मुझे बहुत सिखाया। इन सब के साथ काम करके मैंने बहुत सीखा, और आज मैं जो भी हूँ वो इन सब के साथ के कारण ही हूँ, वरना चित्रेश की तो कुछ हस्ती नहीं है। जो भी है वो इन सब का साथ है, जो मुझे इतना हिम्मत देता है, इतना कॉन्फिडेंस देता है, इतना कन्विक्शन आता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ इतने सारे बड़े भाई हैं, मेरे साथ इतने सारे छोटे भाई हैं। इन सब की हिम्मत के कारण ही चित्रेश है, बाकी चित्रेश के पास कुछ भी नहीं है। ये आपकी कम्युनिकेशन पावर है, और ये जो आप अपने आप को पीछे रख के सबको आगे रखते हो ना, ये कला है जिसकी वजह से लोग आपके साथ जुड़े हुए रह रहे हैं और इतना अच्छा रिश्ता चल रहा है। तो थैंक यू सो मच भैया आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। आज का जो पॉडकास्ट देखेगा उसको अपने रिश्ते में सुधार लाने की जो ज़रूरत है उसकी कमी पूरी हो जाएगी, और जो एंड तक देखेगा और इसको समझेगा उनके रिश्ते ज़रूर बन के और अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सुप्रीता जी, और मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में होश संभालने के बाद जितनी भी गलतियां की हैं, वो सारी गलतियों को मैंने इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छे से समझाया लोगों को। और जो लोग रिश्ते में गलतियां करते हैं
यदि वो मुझसे छोटा मोटा भी थोड़ा बहुत भी इंस्पायर हुए और वो अपने जीवन में वो गलतियां ना करें तो शायद वो जीवन में मुझसे जल्दी सफल हो जाएं। मेरी गलतियों से सीख के वो अपने जीवन का समय बचाएं और मुझसे जल्दी सफल हो जाएं। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कुछ बात करने का। थैंक यू।